अध्याय 1061 वाक्य। यांग यी ने गंभीरता से देखा कि लेडी ने अपनी हथेली को ऊपर की ओर मारने से पहले उसे थोड़ा सा मोड़ा। टकराना। यांग यी तो यह भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया कि क्या हुआ था, लेकिन आकाश में बिजली के खंभे तुरंत नष्ट हो गए। यांग यी के मुंह के कोने यह देखकर हिल गए। लू क्यानयुन एक सम्राट था और उसे लगा कि लेडी को भी सम्राट होना चाहिए। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि दो सम्राटों के बीच ताकत का अंतर इतना बड़ा क्यों था। इस बीच लेडी अचानक आसमान में उड़ गई और स्वर्ग के नेत्र दाव के सामने पहुंच गई। छोड़ो या मर जाओ। लेडी ने स्वर्ग की आंख की ओर देखा जबकि वह अत्यंत शांत स्वर में बोल रही थी, लेकिन उसने जो कहा उससे यांग का चेहरा हिल गया। वह स्वर्ग की आंख है। स्वर्ग की आंख। यांग अपने दिल में चिल्ला रहा था। उसने वास्तव में स्वर्ग की आंख को धमकाया था। इस दुनिया में क्या चल रहा है? स्वर्ग की आंख को कभी इस तरह से धमकाया गया है? एक क्षण का मौन छा गया और फिर स्वर्ग की आंख दाव अचानक फट गई। ठीक उसी समय यांग का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया क्योंकि उसे अपने माथे पर तेज दर्द की लहर महसूस हुई। वह इस बात से हैरान था कि तभी लेडी उसके सामने आ गई। उसने उसे देखा और उसकी आंखों में जटिल भावनाओं का एक निशान देखा जा सकता था। यांग ने पूछा, क्या हो रहा है? वह कुछ नहीं बोली और अचानक से एक आईना निकाल लाई। यांग ने जब आईने में अपना माथा देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसके माथे पर अक्षर बना था जो पाप का प्रतीक था। यांग ने हैरान भाव से उसकी ओर देखा। क्या? वह क्या है? उसने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर बोली, अगर ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग की अवहेलना करते हैं, फिर भी स्वर्ग की आंख उनके सामने असहाय है, तो वह सहज रूप से खुद को बलिदान कर देगी और उस व्यक्ति को दुनिया का पापी घोषित कर देगी। दुनिया में कोई भी ऐसे पापी को मार सकता है और जो उस व्यक्ति को मारेगा उसे दुनिया द्वारा संरक्षित किया जाएगा और उसे प्रचुर कर्म भाग्य प्राप्त होगा। जब वह इस बिंदु पर बोल रही थी तो उसने उसकी ओर देखा। जिनके पास प्रचुर कर्म भाग्य है वे बिना किसी बाधा या कठिनाइयों का सामना किए साधना करते हैं। इसके अलावा उनके पास असाधारण रूप से अच्छा भाग्य होता है और उन्हें अक्सर दुनिया का आशीर्वाद मिलता है। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो दुनिया द्वारा संरक्षित हैं, स्वर्ग दाव की आंख उन्हें एक खतरनाक स्थिति में मदद करने के लिए उतर सकती है। इसके अलावा स्वर्ग दाव उन्हें भविष्य में अपने स्वर्गीय क्लेशों पर काबू पाने से भी मुक्त कर सकता है। यांग वहीं पर स्तब्ध रह गया और काफी देर तक हंसने के बाद उसने कहा, तुमने अभी जो कहा उसके आधार पर सभी लोग मेरा पीछा करेंगे, है ना? उसने जवाब दिया, इससे भी बुरी खबर है। क्या तुम वह सुनना चाहते हो? यांग का शरीर थोड़ा सख्त हो गया और फिर वह जोर से हंसा। चलो मुझे सुनाओ। मुझे देखने दो कि इससे भी बुरा क्या है। वह गंभीरता से बोली, रेडिएंट आयाम के संरक्षक आपका पीछा करेंगे। यांग हैरान था। संरक्षक? वे रेडिएंट आयाम के संरक्षक हैं जो आक्रमणकारियों से इसकी रक्षा करते हैं। साथ ही वे उन लोगों को मारते हैं जो स्वर्ग और आयाम के पापियों की अवहेलना करते हैं। यांग ने पूछा, क्या वे बहुत मजबूत हैं? महिला ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि जब संरक्षकों को पता चला कि निचले मंडप में एक ऐसा पापी है तो क्या हुआ? यांग ने अपना सिर हिलाया। उसने आगे कहा, वह व्यक्ति मर गया। नेदर पवेलियन के सभी विशेषज्ञों के सामने। यांग का चेहरा जम गया और काफी समय बीतने के बाद उसने फिर से कहा, मैं खत्म हो गया। आखिरकार उसने देखा था कि नेदर पवेलियन कितना भयानक था। हालांकि इतनी भयानक शक्ति भी उन रक्षकों का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। तो वह यांग उनसे कैसे लड़ सकता था? क्यों? क्या मजाक है? भले ही वह आदमी ताकतवर था, क्या वह नेदर पवेलियन को कुचल सकता था? इसके अलावा अगर क्यू को रिहा किया गया तो वह सबसे पहले मरने वाला होगा। किसी को भी अपने माथे पर उस अक्षर के बारे में पता न चलने दें, अन्यथा कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। उसने बोलते हुए एक काले दुपट्टे को हिलाया और यह यांग के माथे के चारों ओर लपेटा गया। यह सम्राटों की दिव्य भावना को रोक सकता है। हालांकि इस दुनिया में असाधारण क्षमता वाले अनगिनत लोग हैं। मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि कोई भी इसके प्रभावों की अवहेलना करने में सक्षम नहीं है। संक्षेप में, यह सब आपकी अपनी किस्मत पर निर्भर है। इसके अलावा आपको भविष्य में उस तलवार का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। यांग ने तलवार के अग्रदूत को देखा और हैरान स्वर में पूछा, क्यों? लेडी ने कहा, यह सम्राट रैंक पर है, लेकिन जब यह आपके हाथ में मौजूद उस म्यान के साथ जुड़ जाता है तो यह अपने रैंक से आगे निकल जाता है। ऐसा दिव्य खजाना इस दुनिया में नहीं होना चाहिए और यह निश्चित रूप से स्वर्ग के नेत्र दाव को नीचे खींच लेगा। इसके अलावा यह अनगिनत विशेषज्ञों को इसे जब्त करने की कोशिश करने के लिए मजबूर कर सकता है। आप स्वाभाविक रूप से इस प्रांत में किसी भी चीज से डरने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन केंद्रीय दिव्य प्रांत में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो आपको मार सकते हैं। मैं समझ गया। यांग ने अपने माथे पर काले दुपट्टे को छुआ और फिर उसने उसकी ओर देखा। तुमने उस दिन हार क्यों मान ली? वह स्वाभाविक रूप से छोटे भंवर के बारे में बात कर रहा था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उस दिन महिला ने उसे लेने का विचार छोड़ दिया था। हालांकि अब उसके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
क्योंकि उसके मन में उसके प्रति कोई बुरी नीयत नहीं थी, अन्यथा वह उसकी मदद नहीं करती। महिला चुप रही। वह फिर से ऐसा कर रही है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, चाहे जो भी हो, शुक्रिया। भले ही मुझे नहीं पता कि तुम मेरा वह छोटा सा शिवालय क्यों चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी सच बता रहा हूँ, मैं वास्तव में इसे नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। इसके अलावा यह सिर्फ एक छोटा सा शिवालय नहीं है। वह कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, मेरी तलवारें मुझे लौटा दो। यांग ये स्तब्ध रह गया, लेकिन उसे कुछ याद आने में देर नहीं लगी और उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। महिला से निकाली गई 4 काली तलवारें उसके सामने आ गईं। उसने उन चारों का अध्ययन किया, लेकिन उसने पाया कि उनमें कुछ खास नहीं था। इसलिए उसने उन्हें एक तरफ रख दिया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और वे चारों गायब हो गए। इस बीच यांग ये ने अचानक कहा, तुम फिर से अपने साथ ऐसा नहीं करोगी, है ना? उसे अभी भी याद था कि उसने उन 4 तलवारों का इस्तेमाल खुद को दीवार पर कील ठोंकने के लिए किया था। उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी वह स्वर्ग की कब्र कहाँ है? यांग ये थोड़ा हैरान थी कि उसने अचानक स्वर्ग के कब्र के पत्थर के बारे में क्यों पूछा। इस बीच उसने कहा, इसने बहुत ज्यादा खून सोख लिया है और यह विकसित होने जा रहा है। यांग ये बहुत खुश हुआ, यह अच्छी बात है। उसने कहा, क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो? यांग ये के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसने आगे कहा, इसने बहुत से विशेषज्ञों का खून सोख लिया है, जिसमें संत और पहले के सम्राट भी शामिल हैं। इसलिए यह विकसित होने वाला है। हालांकि एक बार जब यह सफल हो जाता है, तो आप मरने वाले पहले व्यक्ति होंगे। मैंने इसके साथ शांति बना ली है। यांग ये ने कहा, यह अब मुझे जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, भले ही वह खुद ऐसा ना करे, लेकिन आप उसकी दुष्ट ऊर्जा और हत्या करने के इरादे को सहन नहीं कर पाएंगे। सम्राट का पद उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। जहां तक उस तलवार की बात है जिसे आप पकड़े हुए हैं, उसकी बुद्धि पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है और उसने आपको स्वीकार कर लिया है। इस तथ्य के साथ कि यह वध की तलवार नहीं है, यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हालांकि स्वर्ग का कब्र का पत्थर वध की तलवार है। एक बार जब यह सम्राट का पद प्राप्त कर लेता है, तो आप, इसके स्वामी, सबसे पहले इसके मारने के इरादे और इससे निकलने वाली दुष्ट ऊर्जा से प्रभावित होंगे। आप अभी इसका विरोध करने में सक्षम नहीं हैं। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस उसके पास गई और उसकी छाती थपथपाई। एक पल में खून का एक खंभा आसमान में उछला और फिर यांग ये की मुट्ठी में एक खूनी लाल तलवार दिखाई दी। यांग ये यह देखकर चौंक गया कि उसके हाथ में खूनी लाल तलवार पूरी तरह से भौतिक थी। इसके अलावा उसे लगा कि यह उसकी मुट्ठी से छूटने के लिए संघर्ष करने वाली है। अचानक हेवेंस ग्रेवस्टोन की चिंतित आवाज गूंजी, यांग ये, अपनी औरत से कहो कि अब हम एक ही तरफ हैं, उसे कुछ भी करने मत दो। उसने यांग ये को देखा, तुम्हारी औरत? यांग ये के पास फिर से शब्द नहीं थे। स्वर्ग की कब्र ने कहा, हाँ, उसने कहा कि तुम उसकी हो। चुप रहो। यांग ये का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया था। महिला की नजर अभी भी यांग ये पर थी और इससे उसे काफी असहज महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह शर्मिंदगी से मुस्कुराया, मुझे डर था कि वह आदमी जल्दबाजी में काम न करे, इसलिए मैंने। लेडी ने अपनी नजरें हटा लीं और अपना हाथ फैलाया जो यांग यी की छाती को छू रहा था और फिर अपनी हथेली से उसे हल्के से मारा। एक पल में खून का एक और खंभा आसमान में उछल गया। महिला ने कहा, विरोध मत करो, मैं तुम्हें सम्राट का पद पाने में मदद करूंगी। स्वर्ग का कब्र का पत्थर बहुत खुश हुआ, धन्यवाद। स्वर्ग के कब्र के पत्थर ने तुरंत प्रतिरोध करना बंद कर दिया। इस बीच लेडी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और अनगिनत रक्त की धारें आसमान से नीचे की ओर इकट्ठी हुईं। अंत में यह सब यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गया और वध के हृदय द्वारा अवशोषित कर लिया गया। यांग ये का वध का हृदय धीरे धीरे तेज और तेज धड़कने लगा और इसमें वध की भावना की एक अथाह मात्रा जमा हो गई। अचानक लेडी ने अपनी उंगली की नोक से खून की एक बूंद को उछाला और वह यांग ये की छाती में घुस गई। बूंद अभी उसके शरीर में घुसी ही थी कि हॉट ऑफ स्लॉटर ने उसे तुरंत सोख लिया और फिर यांग ये की आंखें तुरंत लाल हो गईं, जबकि यांग ये के भीतर से राक्षसी वध की मंशा और बुरी ऊर्जा की एक लहर विस्फोटक रूप से बाहर निकली। इस समय पूरा आकाश रक्त लाल हो गया था। जहां तक कि मंशा और बुरी ऊर्जा का सवाल है, तो इसे हजारों किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। लेडी ने अचानक यांग ये के सिर के ऊपर अपनी हथेली दबाई और बुरी ऊर्जा और वध की मंशा तुरंत उसकी पीठ में सिकुड़ गई और वध के हृदय में वापस आ गई। इस बीच यांग ये धीरे धीरे सामान्य होने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उनमें डर देखा जा सकता था। इससे पहले उसके वध के हृदय से निकलने वाली वध की मंशा और बुरी ऊर्जा ने तुरंत उसके दिमाग को निगल लिया था, जिससे उसे इस दुनिया को नष्ट करने का आवेग हुआ। वह जानता था कि यह स्वर्ग के ग्रेवस्टोन का इरादा नहीं था। यह केवल इस तथ्य के कारण हो सकता है कि वह बहुत कमजोर था और स्वर्ग के ग्रेवस्टोन द्वारा सम्राट रैंक प्राप्त करने के बाद इसका विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ था।
काफी समय बीतने के बाद लेडी ने अपनी हथेली हटाई। मैंने इसके सभी वध के इरादे और बुरी ऊर्जा को आपके वध के हृदय में दबा दिया है। याद रखें कि स्वर्ग के ग्रेवस्टोन का उपयोग जल्दबाजी में न करें, क्योंकि आपके वध के हृदय में असीम वध की मंशा और बुरी ऊर्जा है। एक बार जब यह जारी हो जाता है तो यह दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उस समय यदि आप इसका विरोध करने में असमर्थ हैं तो आपकी चेतना और इच्छा पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। यांग ये का दिल कांप उठा और उसने सिर हिलाया। मैं इसे याद रखूंगा। उसने हल्के से सिर हिलाया। शुभकामनाएं। अपनी बात खत्म करने के बाद वह पीछे मुड़ी और जाने ही वाली थी कि अचानक वह फिर से उसकी तरफ देखने लगी। किसी ने कहा था कि मैं कभी उसकी थी। क्या तुम्हें पता है कि उसका क्या हुआ? यांग ये चुप रहा। वह उसे देखते हुए बोली, वह मर चुका है और वह एक सम्राट था। तुम्हारा क्या हुआ? यांग ये अवाक रह गया। 8वीं पुस्तक का अंत। अध्याय 1062। वह घायल है। पुस्तक 9 कुछ भी वैसा नहीं है जैसा लगता है। अगर तुम में ताकत नहीं है तो अपनी ताकत से परे की बातें मत करो। महिला की बात खत्म होते ही उसकी आकृति वहीं गायब हो गई। यांग ये बहुत देर तक चुप रही। कहने की जरूरत नहीं कि उसने जो कहा वह वाकई सही था। अपनी क्षमता के अनुसार काम करो। अगर किसी की महत्वाकांक्षा उसकी क्षमता के दायरे से ज्यादा है तो वह निश्चित रूप से मौत को आमंत्रित कर रहा है। इसी बीच सफेद पोशाक में एक महिला यांग ये के सामने आई। असुर रानी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उसने चुपके से अपना पहरा लगा दिया। वह लेडी की तरह नहीं थी। उसके और लेडी के बीच थोड़ा दोस्ताना रिश्ता था, इसलिए उसने बार बार उसकी मदद की थी। हालांकि वह असुर रानी के साथ बिल्कुल भी दोस्ताना संबंध नहीं रखता था और वह भी उसके प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण थी। आखिरकार उसने सृष्टि के वृक्ष और उसके फल दोनों ही ले लिए थे। मुझे सच में नहीं पता कि मास्टर तुम्हारी मदद क्यों करते हैं। असुर रानी यांग ये के पास गई और बोली, तुम्हारे बारे में आखिर अच्छी बात क्या है? तुम कमजोर हो, बदसूरत हो और हमेशा अहंकारी व्यवहार करते हो। सच कहूं तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम अब तक कैसे जीवित रह पाए हो। इस समय उसकी आवाज उग्र हो गई। यदि तुम असमर्थ हो तो परेशानी मत पैदा करो। फिर भी जब तुम असमर्थ हो तो परेशानी पैदा करते हो और फिर तुम खुद भी इसका समाधान नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो कि जब भी मास्टर लड़ती है तो उसकी चोटें और भी बदतर हो जाती हैं? वह पहले तो काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन अब तुम्हारी वजह से उसकी चोटें और भी बदतर हो गई हैं। एक बार जब वह अपने भीतर ब्रह्मांडीय किरणों को दबाने में असमर्थ हो जाती है तो यांग ये ने उसे बीच में रोका और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आप कह रही हैं कि वह घायल है? अगर वह घायल नहीं होती तो वह इस दुनिया में क्यों होती? उसने आगे कहा, यांग ये, अगर तुम भविष्य में परेशानी खड़ी करोगी तो खुद ही उससे निपट लेना। ठीक है। उसे किसने घायल किया? यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। वह वास्तव में कल्पना करने में असमर्थ था कि वह घायल हो गई थी। इसके अलावा वास्तव में इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसे घायल कर सकता था। वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है? असुर रानी ने ठंडे स्वर में कहा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम्हें जीवन भर आदर्श मानना। असुर रानी ने अपनी बात खत्म करते ही तुरंत गायब हो गई। उसी समय उसकी आवाज यहां गूंजी, तुम खुद को महान मत समझो क्योंकि तुमने एक सम्राट को मार डाला। तुम्हारा तो कहना ही क्या, तुम में से 10,000 लोग भी एक सम्राट को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे अगर तुम अपनी तलवार पर भरोसा न करो। यांग ये की भौहें एक दूसरे से कसकर जुड़ी हुई थी क्योंकि वह मौके पर खड़ा था। उसे असुर रानी के उपहास और मजाक से कोई परेशानी नहीं थी। उसे इस बात की परवाह थी कि लेडी वास्तव में बहुत घायल थी। लेकिन यह स्पष्ट था क्योंकि अगर उसे कुछ समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता तो वह निश्चित रूप से खुद को सील नहीं करती। इसके अलावा उसके पास जो ताकत थी उसके साथ उसे इस दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या वह चाहती थी कि वह छोटा भंवर उसके भीतर की उन ब्रह्मांडीय किरणों को दबाने में उसकी मदद करे? यांग ये ने गहरी सांस ली। अगर यह संभव था तो वह स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांडीय किरणों नामक उस चीज से निपटने में उसकी मदद करने के लिए तैयार था। हालांकि समस्या यह थी कि आदिम शिवालय बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। इसके अलावा यह अभी भी बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में था। अगर यह ठीक हो जाता तो शायद लेडी के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना संभव होता। लेकिन अभी इसकी संभावना बेहद कम थी। आखिरकार आदिकालीन पैगोडा की वर्तमान स्थिति के आधार पर यह न केवल अत्यंत कम संभावना थी बल्कि ऐसी चीज का समाधान करना बिल्कुल असंभव था जो उसे परेशान कर रही थी। मुझे जल्द से जल्द आदिकालीन शिवालय को बहाल करना होगा। यांग ये ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चाहे वह नेदर पवेलियन हो या वाइट डी अकेडमी, वे उसके दुश्मन हो सकते थे और वे बेहद दुर्जय दुश्मन थे जिनका वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। उनके अलावा वहां स्वर्ग की आंख दाव और वे संरक्षक थे। वे उसके लिए सिर्फ संभावित दुश्मन नहीं थे, वे उसके दुश्मन थे। यदि उसके पास पर्याप्त शक्ति न हो तो ये शक्तियां उसे आसानी से नष्ट कर सकती थीं। अचानक एक लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी यांग ये के सामने आया और जूबुशेन बूढ़े आदमी के बगल में खड़ा था।
लाल बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा, मैं अंतहीन शैतान संप्रदाय का स्वामी हूँ। जैसे ही उसने यह बात कही, बूढ़े व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और यांग ये के सामने 10 लाशें प्रकट हो गईं। ये रेजिंग मैमथ कबीले और स्काई टाइगर कबीले के संत हैं जो पहले स्काई डिवाइन हॉल की सहायता के लिए आए थे। हमने उनसे निपटा है। जुबू शेन ने आगे कहा, भले ही हम छिपे हुए थे लेकिन हम चुपचाप खड़े नहीं रहे। यांग ये ने उन पर नजर डाली और फिर उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और उन लाशों को प्राचीन म्यान के भीतर रख दिया, इससे पहले कि वह कहता, आकाश दिव्य हॉल चला गया है। उत्तर अब आपके अंतहीन शैतान संप्रदाय का है। यांग ये ने अपनी तलवार उठाए और उसके बोलना समाप्त करते ही उड़ जाने का इरादा किया। इस बीच लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी अचानक बोला, रुको। यांग ये रुक गया और फिर उसने बूढ़े आदमी को घूरते हुए पलटा। बूढ़े आदमी ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर बोला, मैं चाहता हूं कि जुबू शेन तुम्हारे साथ व्हाइट डियर अकादमी में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने जाए। यांग ये ने पूछा, क्या आप नहीं जानते कि व्हाइट डियर अकादमी कितनी डरावनी है? मैं जानता हूँ। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, लेकिन मैं इससे भी अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम कितनी डरावनी हो। यांग ये ने बूढ़े आदमी को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, वह वहीं मर सकता है। लाल बालों वाले बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, तो यह उसका भाग्य है। थोड़ी देर बीतने के बाद यांग ये ने सिर हिलाया और जूबू शेन की ओर देखा, चलो चलें। जूबू शेन ने हंसते हुए कहा और फिर वह यांग ये के पास गया और यांग ये की छाती पर हल्के से मारा, अब से मुझे उठाओ। लाल बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा, मैं पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी जानकारी को सील कर दूंगा। यहां से कुछ भी बाहर नहीं फैलेगा। यांग ये ने सिर हिलाया। बस इसी तरह जुबू शेन यांग ये का पीछा करते हुए बादलों के महासागर शहर में पहुंच गया। वे अभी शहर में प्रवेश ही कर रहे थे कि यांग ये ने यू बुशुंग और लू वानर को देखा और एन नानजिंग उनके सामने था। उसे देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यांग ये के लुकियान शियाओ से लड़ने के लिए उत्तर की ओर जाने की खबर पाइन प्रांत में फैल गई। लेकिन अंत में प्रांत में हर कोई चकित रह गया, क्योंकि लुकियान शियाओ और पूरा आकाश दिव्य हॉल गायब हो गया था। इसके अलावा पूरा प्रांत ऐसा लग रहा था जैसे कि वह खत्म होने वाला था। बेशक किसी ने भी प्रांत में चौंकाने वाले बदलावों को यांग ये से नहीं जोड़ा। पूरा प्रांत सोच रहा था कि उत्तर में क्या हुआ था। अंत में सभी तरह के संस्करण बनाए गए, लेकिन यह सब महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि लुकियान शियाओ मर चुका था जबकि स्काई डिवाइन हॉल चला गया था। हालांकि यांग ये अभी भी जीवित था। इस समय अनगिनत लोग बादलों के महासागर शहर और प्राचीन तलवार स्कूल की ओर भागने लगे। जो लोग बादलों के सागर शहर की यात्रा करते थे, वे ज्यादातर बादलों के सागर अकादमी में शामिल होने और अकादमी के छात्र बनने के इरादे से जाते थे। जहां तक प्राचीन तलवार विद्यालय की यात्रा करने वालों का सवाल है, वे ज्यादातर तलवार साधक थे। चूंकि प्राचीन तलवार विद्यालय यांग यी जैसी अद्वितीय प्रतिभा को बढ़ावा दे सकता था, तो तलवार साधक वहां के अलावा और कहां जा सकते थे। बेशक यांग ये ने इन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया। यांग ये के कमरे में नानजिंग बिस्तर पर लेटी हुई थी जबकि यांग ये उसके बगल में बैठी थी। यांग ये ने कहा, मुझे पहले ही तुम्हारी तलाश करनी चाहिए थी। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, अगर तुम पहले आते तो तुम सिर्फ अपनी जान दे रहे होते। यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ, मैं हमें फिर से अलग नहीं होने दूंगा। बोलते हुए उसने एक सृजन फल निकाला और कहा, इससे तुम्हें ठीक होने में मदद मिलेगी। नानजिंग ने हल्के से सिर हिलाया। सृष्टि के फल का सेवन करने के बाद उसके भीतर से तुरंत एक हल्की सुनहरी चमक निकली और यांग ये चुपचाप वहीं बैठी रही और प्रतीक्षा करने लगी। 4 घंटे बाद एन नानजिंग का पेट अचानक बढ़ने लगा। यांग ये चौंक गया और जल्दी से उसके पास गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके पेट पर रख दिया। हालांकि वह अभी उसके पेट को छू ही पाया था कि उसने अचानक अपनी हथेली हटा ली। उसी समय उसका हाथ वास्तव में जमने लगा। इस बीच म्यूहसन यहां दिखाई दिए। यांग ये ने म्यू हैनशान की ओर देखा। उसने गंभीरता से कहा, उसके भीतर एक रहस्यमय साधना तकनीक प्रत्यारोपित की गई थी और उसकी गहन ऊर्जा को घातक यीन ऊर्जा में बदल दिया गया है। ऐसी गहन ऊर्जा में अत्यधिक यीन विशेषताएं होती हैं, इसलिए वह केवल तभी जीवित रह पाएगी जब उस गहन ऊर्जा को उससे निकाल लिया जाएगा। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने उसके कपड़े उतारे और अपनी हथेली उसके पेट पर रख दी। अचानक म्यूहनशान ने उसे रोका और कहा, उस गहन ऊर्जा में अत्यधिक यीन विशेषताएं हैं। अगर यह तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, नहीं, यह वही है जो मेरे शरीर में प्रवेश करने पर निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी हथेली को थोड़ा हिलाया और चूषण बल की एक लहर उसकी हथेली से बाहर निकली। उसका शरीर अत्यंत असामान्य था। चाहे वह छोटा भंवर हो, हॉट ऑफ स्लॉटर हो या क्यूई हो, उनमें से हर एक दुर्जय अस्तित्व था। क्या इतनी गहन ऊर्जा उनसे मुकाबला कर सकती है?
एन नानजिंग के पेट से ठंडी ऊर्जा के धागे धीरे धीरे रिसकर यांग ये के शरीर में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगा। इससे यांग ये का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन छोटे भंवर को घूमने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बाद सारी ठंडी ऊर्जा टोनी भंवर में समा गई। म्यू हनशान ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि यांग ये ठीक है। 1 घंटा बीतने के बाद यांग ये ने अपना हाथ वापस खींच लिया। इस बीच एन नानजिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। यांग ये ने जल्दी से पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? एन नानजिंग ने अपने शरीर को स्कैन किया और फिर कहा, मैं लगभग ठीक हो गई हूँ। बोलते समय उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और फिर उसके कटे हुए हाथों का मांस हिलने लगा। उसके हाथों को फिर से उगने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने स्काई स्प्लिट वापस ले लिया और उसे उसके पास भेज दिया। आपकी वर्तमान ताकत कैसी है? एन नानजिंग ने स्काई स्प्लिट लिया और कहा, मैं संतों को मार सकता हूँ। यांग ये ने सिर हिलाया, तुम्हारे साथ से वाइट डी अकेडमी की मेरी यात्रा में मुझे और अधिक आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। एन नानजिंग ने मुंह हनशान को देखा। यांग ये स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसका क्या मतलब है, और उसने तुरंत मुंह हनशान को देखा। बिस्तर पर लेटने से पहले वह एक पल के लिए झिझका। यांग ये ने तुरंत उसके कपड़े खोलने में संकोच नहीं किया और अपनी हथेली उसके पेट पर रख दी। म्यू हनशान के भीतर की घातक यिन ऊर्जा को भी पूरी तरह से बाहर निकलने में अधिक समय नहीं लगा। जब दोनों ठीक हो गए तो उसने उन्हें अपने कमरे से बाहर जाने को कहा। यांग यी का शरीर तुरंत जमीन पर गिर गया और उसने धीरे से अपने कपड़े उतारे। उसके कपड़ों के नीचे दरारों से भरा एक शरीर था। भले ही उसने अपनी साधना नहीं खोई थी और हेवन रेंट के असली रूप को निष्पादित करने के बाद लगभग फिर से मर गया था, लेकिन यह सब सहना बिल्कुल भी आसान नहीं था। खासकर इस पल में न केवल उसका शरीर टूट गया था, बल्कि उसकी मेरिडियन भी टूट गई थी। इस समय अगर उसने अपनी गहन ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग किया तो उसकी मेरिडियन निश्चित रूप से ढह जाएगी। काफी समय बीतने के बाद उसने एक बैंगनी क्रिस्टल निकाला और उसे निगल लिया, और फिर उसने अपनी चोटों से उबरने के लिए एक पागल की तरह गहन ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद यांग ये ने अपने कमरे में धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसके पूरे शरीर में दरार की आवाज गूंज उठी। मैं आखिरकार ठीक हो गया। यांग ये ने गहरी सांस ली। उसे युद्ध के दौरान लगी चोटों से पूरी तरह से उबरने के लिए 3 दिन का समय लगा था। बेशक मुख्य कारण यह था कि छोटे भंवर ने उसकी मदद की थी। अन्यथा 3 दिन तो दूर, 3 महीने भी उसके ठीक होने के लिए शायद अपर्याप्त होते। अचानक यू बुशुंग उसके कमरे में चला आया। यांग ये ने उसकी ओर देखा और वह बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने यांग ये को एक सुनहरा निमंत्रण दिया। यांग ये ने इसे लिया, इस पर नजर डाली और उस पर निम्नलिखित लिखा हुआ देखा। प्रतियोगिता अब से आधे महीने बाद है। अगर तुम यांग ये वहां नहीं होगे तो बादलों के सागर का शहर खून से भर जाएगा। व्हाइट डी अकादमी कानून गुट अध्याय 1063 इस एकाद 2। यांग ये ने उसकी ओर देखा, वे इसे आगे लाए। उसने हल्के से सिर हिलाया, शायद ऐसा ही हुआ होगा। यांग ये ने सिर हिलाया, लगता है कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे वैसे भी सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर की ओर जाना चाहिए। आओ, प्रशिक्षक झुओ और अन्य लोगों को बुलाओ और मुझे एक घोषणा करनी है। यू बुशुंग ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। सिटी गवर्नर की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, इसलिए बैठक क्लाउड ओशन पवेलियन के भव्य हॉल में आयोजित की गई। केवल प्रशिक्षक झुओ, यू बुशुंग और शांग क्विंगयिंग ही यहाँ थे। यांग ये की नज़र प्रशिक्षक झुओ और अन्य 3 संतों पर पड़ी। प्रशिक्षक झुओ, मैं अतीत को नज़रअंदाज कर दूंगा और केवल भविष्य पर विचार करूंगा। मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे एक घोषणा करनी है। सबसे पहले, मेरे जाने के बाद बादलों का सागर अकादमी और शहर पूरी तरह से यू बुशुंग के नियंत्रण में होंगे। आप सभी 4 को उसका समर्थन करना है। बेशक अकादमी में आपकी पिछली स्थिति पहले जैसी ही रहेगी। प्रशिक्षक झुओ ने सिर हिलाया, हमने जो अनुभव किया है उसके बाद हमने बहुत सी चीजों को छोड़ दिया है और हमें सत्ता की कोई इच्छा नहीं है। अगर आप हमें ऐसा करने के लिए कहते हैं तो भी हम अकादमी और शहर का प्रबंधन नहीं करेंगे। चिंता मत करो, हम अकादमी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आखिरकार जब तक वह सब कुछ संभाल रही है, हम आराम से रह सकते हैं। यांग ये ने सिर हिलाया, ईमानदारी से कहूं तो मुझे अकादमी का प्रबंधन करने की कोई इच्छा नहीं है और मैं यहाँ हमेशा नहीं रहूंगी। मुझे अपनी आज़ादी पसंद है और मैं समझती हूँ कि मेरा चरित्र डीन बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए जब अकादमी पर आने वाला खतरा सुलझ जाएगा तो मैं अकादमी मिस शांग को वापस कर दूंगी। शांग किंगयंग थोड़ा स्तब्ध रह गई और उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। यांग ये ने भी उसकी ओर देखा। मिस शांग, अकादमी आपके दादाजी ने बनाई थी और मैं उनके प्रयासों के परिणामों को लेने से इनकार करता हूँ। मैं यांग ये अपने वादे निभाता हूँ। अकादमी पूरी हो जाने के बाद आपको वापस कर दी जाएगी। शांग किंगयंग ने धीरे से कहा, मेरे दादा ने तुम्हें चुना है। यांग ये ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी जानते थे कि तुम्हारी ताकत पूरी अकादमी पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
खासकर तब जब अकादमी हर तरफ से दुश्मनों का सामना कर रही थी। उन्होंने तुम्हें डीन नहीं बनने दिया क्योंकि वे तुम्हारी और अकादमी की रक्षा कर रहे थे। मुझे लगता है तुम्हें अब तक यह बात समझ आ जानी चाहिए थी। काफी समय बीतने के बाद शांग किंगयंग ने अपना सिर हिलाया। आप डीन बनने के लिए मुझसे अधिक उपयुक्त हैं। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चलो अब इसे एक तरफ रख देते हैं। अगर मैं व्हाइट डी अकादमी की अपनी यात्रा से वापस नहीं आता, तो मैंने जो कुछ भी कहा वह निरर्थक होगा। दूसरी बात यह है कि मेरे जाने के बाद अकादमी को और भी अधिक लगन से प्रशिक्षण देना होगा। दुनिया बहुत अराजक है और केवल ताकत ही हमें धमकाए जाने, अपमानित होने और नष्ट होने से बचा सकती है। यांग ये ने इस समय यू वुशुंग को देखा। वुशुंग, मुझे उम्मीद है कि जब मैं वापस आऊंगी तो एक पूरी तरह से नई अकादमी देख पाऊंगी। यू वुशुंग ने पूछा, क्या हम व्हाइट डी अकादमी में शामिल नहीं हो रहे हैं? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हम कुछ लायक हैं, तब तक हमें उनसे क्यों भीख मांगनी चाहिए कि वे हमें उनके साथ शामिल होने दें। इसके अलावा हमें उनके साथ क्यों शामिल होना चाहिए? क्या हम अपने दम पर डायमंड रैंक की शक्तियों के रैंक तक आगे नहीं बढ़ सकते? क्या यह बहुत मुश्किल है? जहां तक मेरा सवाल है, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें बस कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रशिक्षक जुओ और अन्य लोगों का खून खौल उठा जब उन्होंने यांग ये सुना। यू वुशुंग और शांग किंगयंग की आंखें अभूतपूर्व चमक से चमक उठीं। हम अपने दम पर डायमंड रैंक शक्तियों की श्रेणी में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? उन्होंने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था और इसमें शांग यूनक्सी भी शामिल थी। लेकिन अब जब यांग ये ने इस बारे में बात की तो उन्हें थोड़ा ज्ञान हुआ। ठीक है, क्यों ना हम कड़ी मेहनत करें और अपने दम पर डायमंड रैंक शक्तियों के रैंक में आगे बढ़ें? क्या यह संभव था? यह स्वाभाविक था, क्योंकि उनके पास यांग ये था। खास तौर पर इस समय जब यांग ये व्यावहारिक रूप से प्रीफेक्चर में पूरी युवा पीढ़ी का आदर्श बन चुका था। सिर्फ 3 दिनों की छोटी सी अवधि में अनगिनत साधक भागकर अकादमी में शामिल हो गए थे। यह कहा जा सकता है कि हालांकि बादलों का महासागर अकादमी प्रीफेक्चर में सबसे मजबूत शक्ति नहीं थी, लेकिन जब दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की बात आई तो यह निश्चित रूप से सबसे श्रेष्ठ थी। क्योंकि यांग ये ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी में था। यू वुशुंग ने यांग ये को देखा और दृढ़ता से बोला, जब आप वापस लौटेंगे तो निश्चित रूप से एक पूरी तरह से नया प्रांत और अकादमी देखेंगे। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। 10 संत दायरे की कठपुतलियां यहां दिखाई दीं। वे वही लाशें थीं जो लाल बालों वाले बूढ़े आदमी ने उस दिन उसे दी थी, और उसने उन्हें तलवार सेवकों में परिष्कृत किया था। यांग ये ने कहा, वे सिर्फ साधारण संत हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाना मेरे लिए व्यर्थ है। इसके बजाय वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होंगे। वुशुंग, तुम तय करो कि उनका उपयोग कैसे करना है। मैंने उन्हें तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। यू वुशुंग ने सिर हिलाया और फिर उसने उसकी ओर देखा। तुम कब जाओगे? जितनी जल्दी हो सके। यांग ये ने गहरी सांस ली। वह सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं जा रहा था, बल्कि जियाओ युक्सी और डिंग शाओयाओ को ढूंढना भी उसका मुख्य उद्देश्य था। एन नानजिंग के साथ जो हुआ उसके बाद, वह वास्तव में यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्योंकि जितना अधिक समय वे बाहर रहेंगे, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि उन्हें खतरे का सामना करना पड़ेगा। यू वुशुंग ने उसे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। यांग ये ने कहा, मैं निश्चित रूप से करूंगा। इस बीच लू वान हॉल में चली आई। यांग ये ने सिर हिलाया, चलो चलें। प्राचीन तलवार स्कूल। अब जब उसकी अकादमी पूरी हो गई थी, तो वह लू वान के साथ तलवार स्कूल की यात्रा पर गया था। नायकों का हॉल। यह वह जगह थी जहां प्राचीन तलवार स्कूल के दिवंगत वरिष्ठों को सम्मानित किया गया था। इस समय तलवार स्कूल के शिष्यों ने हॉल के दोनों किनारों को भर दिया, और हॉल के अंत में अनगिनत स्मारक पट्टिकाएं थीं। सबसे आगे की पट्टिकाएं जियान वुचेन और दाओवादी गो की थीं। यांग ये और लू वान ने अभी हॉल में कदम रखा ही था कि सभी की निगाहें यांग ये और उस पर टिक गईं। यांग ये दाओवादी गो और जियान वुचेन की स्मारक पट्टिकाओं की ओर बढ़ा, जबकि सभी उसे देख रहे थे, और वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मैं, यांग ये, कसम खाता हूं कि मैं इस जीवन में कभी भी प्राचीन तलवार स्कूल को धोखा नहीं दूंगा। यांग ये की आवाज गूंज उठी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने सामने रखी 2 स्मारक पट्टिकाओं को देखा। आखिरकार उन पर उसका कोई कर्ज नहीं था, फिर भी वे उसके लिए मर गए। उसे लगा कि वह इसके बिल्कुल भी लायक नहीं था। यांग ये की बात सुनकर यहां मौजूद हर कोई उसे देखने लगा और उनकी निगाहें पहले से ज्यादा कोमल हो गईं। इस बीच एक बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये की मदद की और कहा, तुम मेरे प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्य हो। तुम्हारे गुरु और हमारे तलवार स्कूल के तलवार मास्टर के रूप में वे तुम्हें वहां कैसे छोड़ सकते थे? कोई बात नहीं, लू क्यानयुन मर चुका है और स्काई डिवाइन हॉल नष्ट हो चुका है, इसलिए माना जा सकता है कि उनका बदला लिया गया है। तुम्हें इसके लिए खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। यांग ये ने गहरी सांस ली और धीरे से खड़ा हो गया। उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली, फिर उसकी नजर अंत में एल्डरली पर पड़ी।
अगर प्राचीन तलवार स्कूल को किसी भी चीज के लिए मेरी जरूरत है तो मैं, यांग ये, वहां मौजूद रहूंगा। एल्डरली ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, हम आपको तलवार मास्टर बनाना चाहते हैं। क्यों? यांग ये काफी हैरान था। भले ही संप्रदाय में उसकी वरिष्ठता कम नहीं थी, लेकिन यह अधिक भी नहीं थी। तार्किक रूप से कहें तो तलवार मास्टर का पद उसका बिल्कुल भी नहीं था। एल्डरली ने गंभीरता से कहा, क्योंकि आप सबसे मजबूत हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें विश्वास है कि आप हमारे तलवार स्कूल को समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में सक्षम होंगे। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, और फिर उसने कहा, बुजुर्गों, मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है। हालांकि, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं कुलपति का पद संभाल सकता हूं? किसी भी मामले में, मुझे नहीं लगता कि मैं एक योग्य नेता हूं। इसके अलावा, मैं केंद्रीय दिव्य प्रांत की ओर जा रहा हूं, इसलिए मेरे पास संप्रदाय का प्रबंधन करने का बिल्कुल भी समय नहीं होगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते? तलवार मास्टर बनने के लिए किसी और को चुनें, और आप मुझे एक नामात्र का पद दे सकते हैं। एल्डरली और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हम ऐसा क्यों ना करें। वान एयर को तलवार मास्टर बनने दें और आप हमारे सर्वोच्च एल्डर बन सकते हैं। आपकी स्थिति सभी से ऊपर होगी और आप तलवार संप्रदाय द्वारा प्रतिबंधित नहीं किए जाएंगे। ठीक है। लू वान दंग रह गया। इस बीच, यांग ये ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है। यांग ये की सहमति सुनते ही सभी ने तुरंत सिर हिला दिया। प्राचीन तलवार स्कूल के बाहर, यांग ये और लू वान एक पहाड़ पर साथ साथ चल रहे थे। लू वान ने धीरे से कहा, मैं अब आपके साथ केंद्रीय दिव्य प्रांत की ओर नहीं जा सकती। यांग ये रुकी, उसका हाथ थामा और धीरे से बोली, तो फिर मेरे लौटने का इंतजार करो। लू वान ने पूछा, आप किसी नए व्यक्ति से मिलकर अपने पुराने प्यार को भूल तो नहीं जाएंगे, है ना? यांग ये अवाक रह गया। इस बीच, यांग ये ने अपनी नाक में मीठी खुशबू की लहर महसूस की, और फिर एक नाजुक आकृति उसके खिलाफ लेटी हुई थी। लू वान ने धीरे से कहा, तुम अब अपने हरम का विस्तार नहीं कर सकते। अन्यथा, यांग ये ने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर का एक खास हिस्सा दबाया जा रहा है। जब उसने इस बिंदु तक बात की, और उसका शरीर अकड़ गया। उसी समय, उसने कहा, या मैं इसे काट दूंगी। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। कुछ समय तक लू वानर के साथ रहने के बाद, उसने अनिच्छा से उसे प्राचीन तलवार स्कूल से जाते हुए देखा। जैसे ही वह प्राचीन तलवार स्कूल से बाहर निकला, उसकी पीठ पर तलवार के पंख अचानक फैल गए, और वे विशाल पंखों में बदल गए, जिन्होंने आकाश को ढक लिया। उसके बाद, उसने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया और एक निश्चित दिशा में उड़ गया। प्यार का जिथा अमरद्वीप। यांग यी अभी अमरद्वीप पर उतरा ही था कि उसके चारों ओर एक दर्जन से अधिक बूढ़े आदमी दिखाई दिए, और यहाँ तक असुर रानी भी वहां मौजूद थी। असुर रानी ने उदास स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग ये ने जवाब दिया, मैं उसे देखने आया हूँ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? असुर रानी उग्रता से बोली, अभी भाग जाओ। नहीं तो, उसे अंदर आने दो। इस बीच लेडी की आवाज अचानक गूंजी। असुर रानी की अभिव्यक्ति बदल गई। अंत में, उसने यांग यी को ठंडी नजर से देखा और फिर मुड़कर चली गई। यांग ये ने असुर रानी की ओर देखा और कहा, यदि आप वास्तव में मुझे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, तो हम एक बार जब मैं संत क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा, तो एकल युद्ध में लड़ सकते हैं। किसी भी मामले में, मैं आपको देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। असुर रानी रुकी और उसे देखने के लिए मुड़ी, मैं यह याद रखूंगी। यांग ये ने कंधे उचकाए और वहीं गायब हो गई। असुर हॉल। यहाँ केवल लेडी और यांग ये ही थे, और वह बस चुपचाप उसे देख रही थी। यांग यी को इसकी आदत थी, और उसने तुरंत कहा, मैं आपसे डोमेन के बारे में पूछना चाहता हूँ। वह तलवार के क्षेत्र को इतना बेकार नहीं रहने दे सकता था। अन्यथा, वह वास्तव में केंद्रीय दिव्य प्रांत की अपनी यात्रा पर मर सकता था। अध्याय 1064, अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मर जाओगे। यांग यी की बात सुनते ही लेडी की खूबसूरत भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं और वह चुपचाप उसे देखती रही। यांग ये ने कहा, क्या मैं नहीं कर सकता? वह उसके पास गई और बोली, मुझे शुरू से ही पता था कि तुम्हारे पास तलवार का क्षेत्र है, और मुझे पता है कि तुमने इसमें महारत हासिल नहीं की है। हालांकि, मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं की। क्या तुम जानते हो क्यों? उसने जवाब में अपना सिर हिलाया। लेडी ने अपना हाथ बढ़ाया और यांग ये की छाती थपथपाई। तुम अभी 3 साल के बच्चे की तरह हो, फिर भी तुम्हारे पास इतनी ताकत है जो तुम्हारे शरीर की सहनशक्ति से कहीं ज्यादा है। इसलिए, हर बार जब तुम तलवार डोमेन का उपयोग करते हो, तो मुझे लगता है कि तुम शायद बहुत भारी कीमत चुकाते हो। है ना? यांग ये ने सिर हिलाया, हर बार जब मैं इसका उपयोग करता हूं तो मेरा जीवनकाल व्यवहारिक रूप से समाप्त हो जाता है। महिला ने अपना हाथ वापस खींच लिया, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। यांग यी हैरान था। इस बीच, उसने आगे कहा, आपकी किस्मत स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी है क्योंकि आप अपने डोमेन का उपयोग करने के बाद भी अभी भी जीवित हैं। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। उन्होंने कहा, क्षेत्र इरादों से बढ़कर होते हैं, और वे कानूनों से भी बढ़कर होते हैं।
लेकिन साथ ही उन्हें मास्टर करना सबसे कठिन होता है। यहाँ तक मैंने भी अपने डोमेन पर केवल सतही महारत हासिल की है। यांग ये हैरान था, आपने वास्तव में अपने डोमेन में महारत हासिल नहीं की है। डोमेन में समय, स्थान, पुनर्जन्म, कर्म, ब्रह्मांड, सभी चीजों का सार, जीवन का सार, ब्रह्मांड का सार और कई अन्य रहस्यमय अस्तित्व शामिल हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। इसलिए एक व्यक्ति संभवतः पूरे जीवन काल में किसी डोमेन को पूरी तरह से मास्टर करने में असमर्थ होगा। जब वह इस बिंदु पर बोल रही थी तो उसने यांग ये को देखा। इसे सरल शब्दों में कहें तो डोमेन समझ है। यह दाव की समझ है। हर एक डोमेन अलग है। आपका डोमेन एक ऐसा डोमेन है जिसे आपने तलवार से समझा है। इसलिए यदि आप तलवार डोमेन को मास्टर करना चाहते हैं तो आपको तलवार दाव में अपनी उपलब्धियों में सुधार करना होगा। यांग ये ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, मेरी तलवार दाव में मेरी उपलब्धियां बुरी नहीं होनी चाहिए। उसके मुंह के कोने थोड़े से हिले, लेकिन यह बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था और वह बस एक पल में सामान्य हो गई। उसने यांग ये को कुछ देर तक देखा और फिर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तुम्हारा तलवार दाव केवल बच्चों का खेल है। यांग ये अवाक रह गया। लेडी ने कहा, एक ऐसी दुनिया में जिसे तुम नहीं जानते। एक बार एक विशेषज्ञ ने अपनी तलवार के एक ही झटके से अपने दुश्मन को कुछ दर्जन दुनियाओं से मार डाला। उसके हमले ने अंतरिक्ष और उन दुनियाओं की बाधाओं की परवाह नहीं की और इसने समय की सीमाओं को भी तोड़ दिया। फिर भी तुमने अंतरिक्ष को पूरी तरह से समझा ही नहीं है। समय जैसे अलौकिक अस्तित्व की तो बात ही छोड़ो। उस विशेषज्ञ ने कुछ दर्जन दुनियाओं से दूर अपने दुश्मन को मार डाला। यांग ये ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींची। क्या वाकई इस दुनिया में इतना शक्तिशाली तलवार साधक है? उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, इससे भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व हैं। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और जोर से हंसा। मैं एक कुएं के तल से दुनिया को देख रहा था। आपका डोमेन तलवार से समझा गया था और इसका सार मेरे से अलग है। इसके अलावा मेरी अपनी समझ आपके लिए उपयुक्त नहीं है। हर किसी का अपना रास्ता होता है और मेरा रास्ता आपके अनुकूल नहीं है। इसलिए यदि आप अपने तलवार डोमेन में महारत हासिल करना चाहते हैं तो एकमात्र तरीका तलवार दाव में अपनी उपलब्धियों में सुधार करना है। तलवार दाव में अपनी उपलब्धियों में सुधार करना उन तथाकथित तलवार तकनीकों की खेती से संबंधित नहीं है, यह समझ से संबंधित है। दुनिया, उसके भीतर की सभी चीजों और ब्रह्मांड की समझ। लेडी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और इस बिंदु तक बोलते हुए थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और यांग ये को देखा। दुनिया बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं। तुम्हें मेरे ये शब्द याद रखने चाहिए। यांग ये ने सिर हिलाया। मैं अपनी तुच्छ उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसने उसकी ओर देखा और आगे कहा, वास्तव में हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, लेकिन मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता। लेडी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। यांग ये ने पूछा, क्या आप मुझे नहीं बता सकते? काफी समय बीतने के बाद उसने कहा, मेरा तुम्हें नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम एक ही दुनिया से नहीं हैं। हमारे बीच कर्म है, लेकिन मैंने इसे सुलझा लिया है। आज जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। यांग ये चुप हो गया। सच कहूं तो उसके शब्दों ने उसे थोड़ा दुख पहुंचाया, लेकिन वह उनका खंडन नहीं कर पाया। कुछ देर बाद वह अचानक हंसा। मुझे लगता है कि तुम थोड़ी ज्यादा जिद्दी हो रही हो। वैसे भी मैं वही करता हूं जो मुझे पसंद है, और जो मुझे पसंद नहीं है मैं वह नहीं करता। बाकी सब चीजों के लिए मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बेशक मुझे यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे शब्द थोड़ा दुख पहुंचाते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम एक दिन एक ही दुनिया के लोग होंगे। यांग ये अपनी बात समाप्त करने के बाद एक क्षण भी अधिक नहीं रुका और वह मुड़कर चला गया। महिला ने उस दरवाजे की ओर देखा जिसके माध्यम से यांग ये गायब हो गया था, और काफी समय बीतने से पहले उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। अगर तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे तो तुम मर जाओगे। अमर द्वीप से निकलते ही यांग यी को उड़े हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि एक महिला ने उसका रास्ता रोक लिया। यह कोई और नहीं बल्कि असुर रानी थी। असुर रानी ने उसे घूरते हुए कहा, प्यार के जीथर में फिर से पैर मत रखना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में थोड़ा सुना है, लेकिन तुम एक घटना के कारण सभी से नफरत नहीं कर सकते। तुम राक्षस जानवरों ने कई मौकों पर मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन मैं पूरी राक्षस जाति के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हूं। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए, अन्यथा एक दिन कोई तुम्हें पीट सकता है। असुर रानी ने उपहास करते हुए कहा, मुझे मत बताओ कि वह व्यक्ति तुम हो। मैं उसके लिए अपनी सांसें तुम्हारे लिए बर्बाद नहीं करने जा रहा हूं। यांग ये मौके पर ही गायब हो गया। असुर रानी की आंखें सिकुड़ गईं और वह हमला करने ही वाली थी, लेकिन ऐसा लगा कि उसने कुछ सोच लिया है और अंत में उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। इस बीच यांग ये ने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया था। अभी उसके पास जो ताकत थी उससे उसे असुर रानी से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि लेडी वहां थी, इसलिए उनके लिए लड़ना असंभव था।
इसलिए उसने निर्णायक रूप से वहां से चले जाने और उस पर अपना समय और सांस बर्बाद न करने का फैसला किया। प्रेम के जिद की सीमा पर यांग ये अभी जमीन पर उतरे ही थे कि आन नानजिंग और जू बुशेन उनके सामने आ गए। एन नानजिंग ने पूछा, क्या यह हो गया? यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने जुबुशेन को देखा। सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर की हमारी यात्रा लू कियानशियाओ के साथ आपकी यात्रा जैसी नहीं होगी। सच कहूं तो भले ही मैं वहां नहीं गया हूं, लेकिन मेरे वहां बहुत से दुश्मन हैं। इसलिए अगर आप मेरे साथ वहां गए तो शायद आप कभी वापस ना आए। यही कारण है कि मेरे बुरे आदमी चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। जुबुशेन ने कहा, उन्होंने कहा कि पाइन प्रांत में मेरा जीवन बहुत शांत है और मुझे बाहर जाना चाहिए और यातनाएं सहनी चाहिए। यांग ये ने सिर हिलाया, चिंता मत करो। अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें जरूर दफना दूंगा। जुबुशेन का चेहरा काला पड़ गया, क्या आप कुछ बेहतर नहीं कह सकते? यांग ये ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों से लड़ते हैं। देखते हैं कि क्या वे वाकई उतने ही दुर्जय हैं जितना कि अफवाहें कहती हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति आकाश में गायब हो गई और एन नानजिंग तुरंत उसके पीछे चली गई। जहां तक जुबुशेन का सवाल है, उसने एक गहरी सांस ली और कहा, बूढ़े आदमी, तुम मुझे उस पागल आदमी के साथ जाने से नहीं डरते, लेकिन मैं बहुत डरता हूं। जुबुशेन तुरंत एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और यांग ये और एन नानजिंग की दिशा में उड़ गया। अध्याय 1065 प्रस्थान। सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर तक उड़ान भरना स्वाभाविक रूप से असंभव था, क्योंकि उन्हें वहां तक में कम से कम 100 साल लग सकते थे। इसलिए उन्हें सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर तक क्लाउड शटल लेना पड़ा, और यह केवल क्लाउड सिटी में ही उपलब्ध था जो दक्षिण में कुछ मिलियन किलोमीटर दूर था। सख्ती से कहें तो क्लाउड सिटी भी पाइन प्रीफेक्चर का हिस्सा था, लेकिन यह बहुत दूर था। यह इतना दूर था कि पाइन प्रीफेक्चर की विभिन्न शीर्ष शक्तियों के साथ इसका कोई संपर्क या संबंध नहीं था। इसलिए जबकि यह प्रीफेक्चर के भीतर था, यह पाइन प्रीफेक्चर की शक्तियों के लिए बहुत अपरिचित था। 3 दिन और 3 रातें यात्रा में बिताने के बाद यांग ये का समूह आखिरकार क्लाउड सिटी पहुंच गया, और वे यह देखकर हैरान रह गए कि क्लाउड सिटी वास्तव में हवा में तैर रही थी। यह बहुत ऊपर नहीं तैर रही थी, बल्कि हवा में ही थी। इसके अलावा शहर के ऊपर आसमान में अक्सर विशालकाय वस्तुएं उड़ रही थीं। वे विशालकाय वस्तुएं इतनी तेज थीं कि उनमें से 3 लोग उनकी हरकतों को देख पाने में लगभग असमर्थ थे। वे क्लाउड शटल हैं। वे बहुत तेज हैं और सैंस की गति से कहीं ज्यादा तेज हैं। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि सैंस उनकी गति की बराबरी नहीं कर सकते। जुबुशेन ने आगे कहा, सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर तक पहुंचने के लिए हमें उनमें से एक पर सवार होना होगा, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है। अफसोस, जब भी मैं उनमें से किसी पर यात्रा करता हूं, तो मेरा दिल रोता है। यांग यी उत्सुक था, इसकी कीमत कितने चरम ग्रेड ऊर्जा पत्थरों की है? अत्यंत उच्च कोटि के ऊर्जा पत्थर। जुबुशेन के होंठ फड़क उठे, इसकी कीमत प्रति व्यक्ति एक बैंगनी क्रिस्टल है। एक बैंगनी क्रिस्टल। यांग यी की पलकें फड़क उठीं। एक बैंगनी क्रिस्टल। तुम दोनों को बस बाद में मेरे पीछे आना है। मैं इस जगह को अच्छी तरह से जानता हूं। जुबुशेन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया जब उसने इस बिंदु पर बात की, क्योंकि यह जगह दूसरे प्रांत से जुड़ी हुई है। यहाँ सभी प्रकार के लोग और शक्तियां हैं, और उनमें से कई दूसरे प्रांतों से हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग सेंट्रल डिवाइन प्रांत से भी हैं। इसलिए हमें कम प्रोफाइल रखने की पूरी कोशिश करनी होगी। वैसे भी मैं बाद में सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है, यांग ये ने कहा, आप ऐसा कह रहे हैं जैसे मुझे परेशानी खड़ी करना पसंद है। जुबुशेन ने जवाब दिया, नहीं, आपको परेशानी पैदा करना पसंद नहीं है, लेकिन परेशानी आपको ढूंढना पसंद करती है। यांग ये अवाक रह गया। वे तीनों जुबुशेन के नेतृत्व में तैरते शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 पहरेदार थे। यांग ये को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे वास्तव में अर्धसंत थे। जुबुशेन उनके पास गया और उसने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की। उसने तुरंत ही 2 स्थानिक छल्ले उनकी ओर उछाले। उन्होंने उन्हें ले लिया, उनकी सामग्री पर नजर डाली, और फिर स्थानिक छल्ले को दूर रख दिया। उसके बाद प्रवेश द्वार धीरे धीरे खुल गया। जुबुशेन ने कहा, चलो चलें। यांग ये और एन नानजिंग ने सिर हिलाया, और फिर वे तीनों क्लाउड सिटी में प्रवेश कर गए। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं टिकट लेने जा रहा हूँ। जुबुशेन ने बोलना समाप्त करते ही तुरंत गायब हो गया। उसे 3 क्रिस्टल कार्ड लेकर लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। जुबुशेन ने यांग ये और एन नानजिंग को क्रमशः एक एक झटका दिया, और फिर उन्होंने कहा, चलो चलें। क्लाउड शटल जल्द ही उड़ान भरने वाला है। उन्हें क्लाउड शटल के सामने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जो जहाज जैसा लग रहा था। यह छोटा नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं था। यह लगभग 300 मीटर लंबा और लगभग 100 मीटर चौड़ा था। अपने क्रिस्टल कार्ड दिखाने के बाद वे तीनों क्लाउड शटल पर चढ़ गए। क्लाउड शटल पर कुछ दर्जन आलीशान कमरे थे। यांग ये और एन नानजिंग उनकी ओर बढ़ने ही वाले थे कि जुबुशेन ने उन्हें रोक दिया। वह फूट फूट कर हंसा और बोला, मैंने ऐसे टिकट खरीदे हैं जो कमरों के साथ नहीं आते।
इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। कमरों के साथ आने वाले टिकटों के लिए 5 वायलेट क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। इसे वहन करना बिल्कुल असंभव है। इसलिए हमारे पास कुछ दिनों के लिए डेक पर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 5 बैंगनी क्रिस्टल। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। यह दिनदहाड़े डकैती जैसा है। उनके पास डेक पर पैर मोड़कर बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक कढ़ाईदार कपड़े पहने एक आदमी एन नानजिंग के पास आया और मुस्कुराया, युवा मिस, यहाँ हवा बहुत तेज है। आप मेरे कमरे में आकर आराम क्यों नहीं करती? एन नानजिंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। इस बीच वह आदमी बोलता रहा, मेरे आवेग के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरा तुम्हारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। मैंने सिर्फ यह देखा कि तुम्हारा व्यवहार असाधारण है और मुझे एहसास हुआ कि तुम निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था। उन्होंने बोलते हुए अपना दाहिना हाथ हिलाया और 10 बैंगनी क्रिस्टल एन नानजिंग के सामने प्रकट हुए। यह सिर्फ एक छोटा सा उपहार है, इसे मेरी माफी समझो। कृपया इसे अस्वीकार मत करो। एन नानजिंग बोलने ही वाला था कि यांग ये ने तुरंत उन 10 बैंगनी क्रिस्टल को ले लिया, और फिर वह मुस्कुराया, भाई तुम बहुत दयालु हो। हर कोई दोस्त है। मैं वास्तव में दूसरों की मदद करने की तुम्हारी इच्छा की प्रशंसा करता हूँ। आदमी के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर सामान्य भाव आने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? यांग ये मुस्कुराया, मैं ये यांग हूँ, और यह मेरी छोटी बहन है। जूबू शेन के मुंह के कोने फड़क उठे। उसने कढ़ाईदार कपड़े पहने आदमी की तरफ देखा, जबकि उसकी आंखों में दया की झलक देखी जा सकती थी। एन नानजिंग ने यांग ये की ओर देखा और चुप रही। यांग ये की आवाज सुनकर उस आदमी की मुस्कान तुरंत और भी स्वाभाविक हो गई। तो मैं भाई ये हूँ, आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं डार्कनेस प्रीफेक्चर से लिन जिंगफेंग हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि भाई ये और मिस ये किस प्रीफेक्चर से हैं? यांग ये मुस्कुराया, पाइन प्रीफेक्चर। पाइन प्रीफेक्चर। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखी, लेकिन उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया। उसने एन नानजिंग की ओर देखा और मुस्कुराया, यह भाग्य है जिसने हमें यहाँ मिलने की अनुमति दी। आप सभी मेरे कमरे में कुछ ड्रिंक्स के लिए क्यों नहीं आते? हालांकि वह यांग ये से यह सवाल पूछ रहा था, लेकिन वह बार बार एन नानजिंग की ओर देख रहा था। कढ़ाईदार कपड़े पहने आदमी ने सोचा कि यांग ये सहमत हो जाएगा, लेकिन यांग ये ने इसके बजाय अपना सिर हिलाया। मेरी छोटी बहन को शांत वातावरण पसंद है और उसे शोर पसंद नहीं है। अफसोस, दुर्भाग्य से, मैं गरीब हूं और मैं उसके लिए कमरा खरीदने में असमर्थ था। अफसोस। वह आदमी थोड़ा स्तब्ध रह गया, और जब उसने यांग ये को इस तरह आहें भरते देखा तो उसका चेहरा तमतमा गया। उसके बाद उसने एन नानजिंग की ओर देखा और कहा, एक कमरा कोई बड़ी बात नहीं है। चूंकि तुम्हें शांत वातावरण पसंद है, इसलिए इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। बोलते समय उसने एक बार ताली बजाई। एक बूढ़े व्यक्ति को आगे बढ़ने और कढ़ाई वाले कपड़े पहने हुए आदमी को एक सुनहरा कार्ड देने में ज्यादा समय नहीं लगा। आदमी ने कार्ड लिया और उसे एन नानजिंग के सामने रखा। यह कार्ड कमरा 15 के लिए है। यह एक बेहतरीन कमरा है जिसमें एक शक्तिशाली ऊर्जा अभिसरण संरचना है। यह आपकी साधना के लिए बेहद मददगार है। मुझे उम्मीद है कि यंग मिस ये इसे स्वीकार करेंगी। ठीक है, भले ही इसकी कीमत 10 बैंगनी क्रिस्टल है, लेकिन यह एक छोटी सी बात है। एन नानजिंग ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन यांग ये ने जल्दी से सुनहरा कार्ड लिया और उसे दूर रख दिया। उसके बाद उसने उस आदमी को देखा और कहा, वास्तव में मुझे भी शांत वातावरण पसंद है। वह आदमी अवाक रह गया। अध्याय 1066। अब हम अच्छे दोस्त हैं। कढ़ाईदार लबादे पहने उस आदमी के चेहरे पर कुछ असहज भाव थे, लेकिन उसे सामान्य होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने यांग ये और एन नानजिंग को देखकर मुस्कुराया और फिर उसने बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने हल्के से सिर हिलाया और फिर मुड़कर चला गया। बूढ़े आदमी को इस बार 2 सुनहरे कार्ड लेकर लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। उस आदमी ने उन कार्डों को यांग ये को दिया और कहा, भाई ये आपकी छोटी बहन एक असाधारण प्रतिभाशाली है। मैं, लिन जिंगफेंग, आज आप दोनों के साथ दोस्त बनने की उम्मीद करता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। यांग ये ने जल्दी से उसके हाथ से सुनहरे कार्ड ले लिए और कहा, भाई लिन, मैं वास्तव में आप जैसे दयालु व्यक्ति से बहुत कम ही मिलती हूँ। चिंता मत करो, अब से हम दोस्त हैं। एन नानजिंग ने यांग ही की ओर देखा, जबकि उसके मुंह के कोनों ने थोड़ा सा मुड़कर एक बेहद हल्की मुस्कान बना ली। जूबू शेन का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने यांग ये को देखा, और ऐसा लग रहा था जैसे वह यांग ये से पहली बार मिल रहा हो। कढ़ाईदार कपड़े पहने आदमी मुस्कुराया और कहा, भाई ये, क्या आप केंद्रीय दिव्य प्रांत की ओर जा रहे हैं? यांग ये ने सिर हिलाया, क्यों? क्या आप भी वहीं जा रहे हैं, भाई लिन? बेशक। लिन जिंगफेंग मुस्कुराया, वहां पहुंचने में लगभग 5 दिन लगेंगे। हम उस अवधि के दौरान एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। यह बहुत बढ़िया है। यांग ये मुस्कुराया, मुझे उम्मीद है कि हम अच्छी तरह से साथ रहेंगे। ठीक है, मेरी छोटी बहन काफी थक गई है, इसलिए हम अभी के लिए अलविदा कहेंगे। जैसे ही वह बोल रहा था, यांग ये, एन नानजिंग और जूबू शेन कमरों की ओर चलने लगे।
लिन जिंगफैंग की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जब उसने उन्हें जाते हुए देखा। इस बीच उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, युवा मास्टर, वे सिर्फ आधे संत हैं। उनके करीब आने के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी है? लिन जिंगफिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मुस्कुराया, एल्डर लिन, आपको पता होना चाहिए कि डबल हैप्पीनेस संप्रदाय में एक प्रकार की साधना तकनीक है जो विशेष शारीरिक संरचना वाली महिलाओं को पहचान सकती है। भले ही मुझे नहीं पता कि उसके पास क्या विशेष शारीरिक संरचना है, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके पास निश्चित रूप से एक दुर्लभ शारीरिक संरचना है। हे, अगर मैं उसे अपनी साधना भट्टी के रूप में उपयोग करने में सक्षम हूं, तो मुझे निश्चित रूप से ताकत में एक विस्फोटक वृद्धि मिलेगी। एक विशेष काया। एल्डर लिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, चूंकि यह ऐसा है, तो आप मुझे उसे पकड़ने क्यों नहीं देते? लिन जिंगफैंग ने धीरे से आह भरी, एल्डर लिन, आपको यह समझना होगा कि यह डार्कनेस प्रीफेक्चर नहीं है। यह हमारा क्षेत्र नहीं है। हमें यहाँ कम प्रोफाइल रखना होगा या हम इसे महसूस करने से पहले ही मर जाएंगे। ठीक इसी पल की तरह, अगर हम इस क्लाउड शटल पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो शायद हम एक पल बाद ही फेंक दिए जाएंगे। एल्डर लिन हैरान थे, क्यों? लिन जिंगफैंग ने दूर से बादल के प्रतीक की ओर इशारा करते हुए कहा, देखा। यह सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर क्लाउड मर्चेंट ग्रुप का प्रतीक है। क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की ताकतें पूरे रेडियंट आयाम में फैली हुई हैं, और यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। माना जाता है कि हमारे रेडियंट आयाम के बाहर कई अन्य दुनियाओं में उनकी शाखाएं हैं। अगर हम इस क्लाउड शटल पर परेशानी खड़ी करते हैं, तो यह उन्हें कोई सम्मान न देने के बराबर है। सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में कई शक्तियां हैं जिन्हें उन्हें कोई सम्मान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं, और इसमें डबल हैप्पीनेस संप्रदाय भी शामिल नहीं है। कुछ देर बाद एल्डर लिन ने जोर से हंसते हुए कहा, हमारा लिन कबीला डार्कनेस प्रीफेक्चर में नंबर 1 कबीला है, और हर किसी को हमें मुंह की खानी पड़ती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बार जब हम डार्कनेस प्रीफेक्चर से निकल गए। काश, लिन जिंगफैंग ने हंसते हुए कहा, जब मैंने इतने साल पहले डार्कनेस प्रीफेक्चर को अपने दम पर सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के लिए छोड़ दिया था, तो अपने अहंकार के कारण अनगिनत मौकों पर मैं अपनी जान से हाथ धो बैठा था। सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि डबल हैप्पीनेस सेक्ट में शामिल होना और वहां बाहरी दरबार का शिष्य बनना है। इसके अलावा मैंने एक सिद्धांत समझा, और वह यह कि व्यक्ति को हमेशा कम प्रोफाइल रखना चाहिए। इसके अलावा मैं समझ गया कि मैं किसे नाराज कर सकता हूं और किसे नहीं। एल्डर लिन ने पूछा, क्या हम उन 3 लोगों को नाराज कर सकते हैं? लिन जिंगफैंग ने हंसते हुए कहा, उनकी आभा भारी और ठोस है, इसलिए उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से खराब नहीं है। हालांकि वे अभी भी केवल अर्धसंत हैं। यह स्पष्ट रूप से उनकी प्राकृतिक प्रतिभा के स्तर को दर्शाता है। इसके अलावा वे पाइन प्रांत से हैं। भले ही पाइन प्रांत विभिन्न प्रांतों में सबसे खराब नहीं है, लेकिन यह वास्तव में बहुत अच्छा भी नहीं है। मुझे लगता है कि हाल के दिनों में वहां से एकमात्र प्रमुख व्यक्ति लुकियान शियाओ था। लुकियान शियाओ के पास काफी क्षमता है। माना जाता है कि उसे किसी तरह की विरासत मिली है और बाहरी दरबार के बुजुर्ग उसे बहुत मानते हैं। जाहिर है, वे लुकियान शियाओ नहीं हैं। एल्डर लिन ने कहा, तो फिर आप उस महिला को लेने के लिए हमारे केंद्रीय दिव्य प्रांत पहुंचने तक इंतजार क्यों नहीं करते? यह तो बोरिंग होगा। लिन जिंगफैंग ने हंसते हुए कहा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बल का प्रयोग करना पसंद नहीं करता। मुझे पसंद है कि वे मेरे सामने आज्ञाकारी ढंग से लेट जाएं। खासकर उसके जैसी घमंडी और ठंडी महिलाएं। ऐसी महिलाओं को वश में करने से ही मुझे उपलब्धि का एहसास होता है। एल्डर लिन ने पूछा, युवा मास्टर, क्या आपको अपनी सफलता पर भरोसा है? लिन जिंगफिंग ने अपनी हथेली पलटी और वहां एक बैंगनी क्रिस्टल प्रकट हुआ। वास्तव में, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे पैसे से हल नहीं किया जा सकता। कमरा नंबर 20। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, जुबू शेन यांग ये के पास गया और उसे ध्यान से आंकना शुरू कर दिया। टस्क टस्क। यांग ये, कहने की जरूरत नहीं है, मैंने अतीत में तुम्हें गलत समझा था। चलो एक दूसरे को फिर से जानते हैं, मैं जुबू शेन हूँ। यांग ये ने जुबू शेन को एक सुनहरा कार्ड फेंका, बस भाड़ में जाओ। जुबू शेन हंसा और उसने सुनहरा कार्ड लिया और चला गया। एन नानजिंग ने कहा, तुम बुरे हो गए हो। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम एक अपरिचित जगह पर हैं, तो अगर हम इससे बच सकते हैं तो लड़ाई न करना ही सबसे अच्छा है। इसके अलावा हमें मुफ्त बैंगनी क्रिस्टल मिल रहे हैं, तो हम उन्हें क्यों मना करें? एन नानजिंग ने कहा, वास्तव में यह काफी अच्छा है। यांग ये थोड़ा हैरान हुआ, क्या? उसने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, तुम पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो गए हो, और तुम पहले से ज्यादा समझदार भी हो। अगर यह पहले होता, तो तुम उसे तुरंत 2 टुकड़ों में काट देते। यांग ये ने हंसते हुए कहा, चलो इसे एक तरफ रख देते हैं। ठीक है, आपकी वर्तमान ताकत कैसी है? मैं संतों को मार सकता हूँ। एन नानजिंग ने आगे कहा, मैंने अपने पास मौजूद इरादों को मिला दिया है, और मैंने मार्शल गॉड की इच्छा के साथ भी विलय कर लिया है जिसे मैंने प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट में प्राप्त किया था।
भले ही उस साथी लूक यानक्सियाओ के पास सहज ज्ञान के नियम थे, लेकिन यह मेरे खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में पूरी तरह से बेकार होगा। अब जब तक मेरा प्रतिद्वंद्वी हमला करता है, तब तक उसके द्वारा की जाने वाली सभी संभावित चालें तुरंत मेरे दिमाग में आ जाएंगी। यांग ये ने कहा, मैं वास्तव में आपके साथ लड़ाई करना चाहता हूँ। हमें मौका मिलेगा। एन नानजिंग ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत सघन है। यह साधना के लिए एक बेहद उपयुक्त जगह है। मैंने देखा। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने आसपास के माहौल का जायजा लिया। कहने की जरूरत नहीं है कि वे 10 बैंगनी क्रिस्टल इसके लायक थे। भले ही कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें वह सब कुछ था जिसकी किसी को जरूरत होती। यहाँ तक कि मेज पर रखे फल भी सेंट रैंक के फल थे, लेकिन उनमें से ज्यादा नहीं थे। इसके अलावा कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी थी कि वह व्यवहारिक रूप से दिखाई दे रही थी। अचानक यांग यी की छाती पर कपड़ों के नीचे कुछ सरसराहट हुई और फिर उसकी छाती से एक सफेद सिर बाहर निकला। वह सफेद सिर स्वाभाविक रूप से स्ट्रोई का था। स्ट्रोई ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर हल्की सांस ली। एक पल में आत्मिक ऊर्जा की अनगिनत धाराएं उसकी नाक में प्रवेश कर गईं। नानजिंग दंग रह गया। इस बीच यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे और उसने उसे बाहर खींच लिया और कहा, बैंगनी मिंग कहाँ है? स्ट्रोई ने वैसा ही किया जैसा जीर ने किया था और उसने यांग ये के चेहरे पर अपनी बाहें लपेट लीं और फिर लगातार अपना माथा यांग ये के माथे पर रगड़ने लगी। काफी देर तक ऐसा करने के बाद उसने आखिरकार अपने छोटे छोटे पंजे हिलाना शुरू कर दिया। यांग ये को आखिरकार यह समझने में बहुत समय लग गया कि उसका क्या मतलब था। बैंगनी मिंग फिर से साधना कर रही थी, या सटीक रूप से कहें तो वह सेंट दायरे में जा रही थी। यांग ये को यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि वह पहले से ही सेंट दायरे में जा रही थी, जबकि वह केवल एक उच्च रैंक वाला अर्धसंत था। इसके अलावा जिस वर्तमान स्थिति में वह था, उसके आधार पर सेंट दायरे में जाना बिल्कुल असंभव था। अगर यह संभव भी होता तो भी वह ऐसा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि लेडी ने एक बार उससे कहा था कि उसकी नींव बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, और अगर वह 5 साल के भीतर सेंट रियल में घुस गया तो इसे उसे अपूरणीय क्षति हो सकती है। बेशक वह इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी नींव को मजबूत करने का तरीका खोजने का इरादा किया और फिर सेंट रियल में घुसने का इरादा किया। अचानक स्ट्रोई ने अपना मुंह खोला और फिर कमरे के भीतर से आत्मिक ऊर्जा की अनगिनत धाराएं उसके मुंह में प्रवाहित हुईं। यांग ये और एन नानजिंग मौके पर ही दंग रह गए। यांग ये स्ट्रोई को रोकने ही वाला था कि अचानक उसने एक चमकदार पत्थर उगल दिया। यांग ये ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और वह फिर से दंग रह गया, क्योंकि वह एक बैंगनी क्रिस्टल था। जहां तक नानजिंग की बात है, वह स्ट्रोई को स्थिर होकर देख रही थी और उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। यांग ये ने सांस रोककर सांस रोकी और बोलने ही वाली थी, लेकिन स्ट्रोई ने अचानक अपना मुंह फिर से खोल दिया और फिर उसने दूसरा बैंगनी क्रिस्टल थूक दिया। यांग ये ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, दूर रख दिया और फिर जल्दी से अपने दोनों हाथ स्ट्रोई के मुंह के नीचे रख दिए। ठीक इसी तरह लगभग 15 मिनट बीतने के बाद स्ट्रोई ने एक और बैंगनी क्रिस्टल थूक दिया। यांग ये इतना उत्साहित था कि वह खुशी से उछल पड़ा। साथ ही उसे पछतावा भी हुआ। उसे छोटे से साथी को भूल जाने का पछतावा हुआ, क्योंकि अगर उसने उस छोटे से साथी को थोड़ी देर पहले अंतरिक्ष की उस जेब से निकाल लिया होता तो वह अब तक असाधारण रूप से अमीर हो चुका होता। अचानक अन नानजिंग अनायास ही चिल्लाया, जल्दी जल्दी से इसे रोको। यांग ये ने हैरान भाव से उसकी ओर देखा। एन नानजिंग ने समझाया, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? इसने इस कमरे की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लिया है। यांग ये ने दुनिया की परवाह किए बिना कहा, यह कोई समस्या नहीं है। अगर यह चला गया है तो चला गया है। किसी भी मामले में हम 1 साल में भी उस सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म नहीं कर पाएंगे। नानजिंग ने गंभीरता से कहा, इसने अन्य कमरों में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया है। यांग ये स्तब्ध रह गया और जल्दी से अपने चारों ओर नजर घुमाई। निश्चित रूप से कमरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत किस्में कमरे के बाहर से पागलों की तरह स्ट्रोई के मुंह में घुस रही थीं। यह बहुत बुरा है। यांग ये स्ट्रोई को रोकने ही वाला था कि अचानक क्लाउड शटल में एक भयंकर चीख गूंजी। मेरे क्लाउड मर्चेंट ग्रुप के क्लाउड शटल में परेशानी पैदा करने की हिम्मत किसने की? जैसे ही वह आवाज गूंजी, यांग ये ने महसूस किया कि 1 दर्जन से अधिक आभाएं उनकी ओर आ रही हैं। कम से कम वे सभी आभाएं संत दायरे में थीं, लेकिन स्ट्रोई अभी भी अपना मुंह खोलकर चूस रही थी। अध्याय 1067 बेशर्म। यूकिंग क्लाउड सिटी में क्लाउड मर्चेंट ग्रुप के मामलों का प्रभारी व्यक्ति था। इस समय उसके चेहरे पर एक बेहद भद्दा भाव था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई वास्तव में उनके क्लाउड शटल पर परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा, खासकर ऐसे समय में। रूम नंबर 1 में मौजूद अस्तित्व ने उस पर जो नजर डाली, उसके बारे में सोचते ही उसे किसी को मार डालने का मन हुआ। आखिरकार आज सालों की मेहनत बेकार हो सकती है।
कमरा 20। यह वहीं से आया। यू किंग एक दर्जन से ज्यादा बूढ़ों के समूह के साथ कमरे 20 की ओर भागा। उसके चेहरे पर उदासी थी। वह अभी अभी पहुंचा ही था कि अचानक अंदर से दरवाजा खुला और फिर हरे कपड़े पहने एक आदमी चिल्लाते हुए बाहर आया, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरे कमरे में मौजूद आत्मा की ऊर्जा क्यों गायब हो गई है? क्यों? ऐसा क्यों हुआ है? यू किंग और अन्य लोग बोल नहीं पा रहे थे। इस बीच हरे कपड़े पहने आदमी ने अचानक यू किंग को देखा, क्या आप इस क्लाउड शटल के प्रभारी व्यक्ति हैं? यू किंग ने अनजाने में सिर हिला दिया। मेरे कमरे के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा क्यों गायब हो गई है? हरे कपड़े पहने आदमी यू किंग के पास भागा और गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम जानते हो कि मैंने इसके लिए 20 बैंगनी क्रिस्टल का भुगतान किया था क्योंकि मुझे यहाँ साधना करने और संत दायरे में प्रवेश करने की उम्मीद थी। हालांकि वहां की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक गायब हो गई है। मुझे बताओ, क्या यह तुम्हारे क्लाउड मर्चेंट ग्रुप ने किया था? क्या तुम हमारे बैंगनी क्रिस्टल को ठग रहे हो? क्या तुम? इस घटना के कारण कई कमरों में मौजूद मेहमान अपने कमरों से बाहर निकल आए थे और जब उन्होंने हरे कपड़े पहने आदमी की आवाज सुनी तो उनकी निगाहें तुरंत यू किंग पर टिक गईं। इन निगाहों में संदेह और अनिश्चितता दोनों ही थे। यू किंग का चेहरा उस समय झटका खा गया जब उसने देखा कि आसपास से लोग उसे देख रहे हैं और वह उस आदमी को घूरता रहा। बिना सोचे समझे बोलना मौत का कारण बन सकता है। तुम। आदमी लगभग 10 कदम पीछे हटा और उसने यू किंग की तरफ उंगली उठाई जबकि उसकी आंखों में डर भर गया। तुम। ऐसा लग रहा था कि वह यू किंग से डर गया था और वास्तव में बोलने में असमर्थ था। यू किंग अवाक रह गया। आसपास के कुछ लोगों ने सिर हिलाया क्योंकि उन्हें लगा कि हरे कपड़े वाला आदमी काफी कायर है। लेकिन उन्हें यह बात समझ में आई क्योंकि क्लाउड मर्चेंट ग्रुप शक्तिशाली था, इसलिए क्या कोई उनसे आने वाले खतरे से नहीं डरेगा? जब उन्होंने इस बिंदु तक सोचा तो उन्होंने एक बार फिर यू किंग के समूह की ओर देखा। क्लाउड मर्चेंट ग्रुप हरे कपड़े वाले आदमी को क्यों धमकाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वे वास्तव में इसके पीछे हैं? इस बिंदु तक सोचते सोचते दर्शकों की निगाहें अजीब हो गईं, लेकिन किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। यू किंग ने जब उनकी निगाहों को देखा तो वह गुस्से से लाल हो गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसके पीछे से एक स्पष्ट और मधुर आवाज गूंजी, युवा भाई, तुम मजाक कर रहे हो? मेरा क्लाउड मर्चेंट ग्रुप कुछ बैंगनी क्रिस्टल के लिए अपनी प्रतिष्ठा कैसे खराब कर सकता है? यह शटल पर संरचनाओं में एक छोटी सी समस्या के कारण हुआ था। अपने विचारों को बेकाबू होने देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक पल में समाधान पा लूंगा। सभी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और एक सुंदर स्त्री को धीरे धीरे चलते हुए देखा। वह एक रईस की तरह कपड़े पहने हुए थी और उसके बाल उसके सिर के ऊपर एक बन में बंधे हुए थे। उसकी भौहें सुंदर थीं, खूबानी आकार की आंखें थीं और त्वचा जेड जैसी सफेद थी। वह बिल्कुल खूबसूरत थी और उसका फिगर बेहद हॉट और सुडौल था। उसे देखते ही यू किंग के चेहरे के भाव बदल गए और वह जल्दी से उसके पास गया और झुककर प्रणाम किया। बड़ी युवा मिस, ऐसी तुच्छ बातें मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इसके लिए आपको कैसे परेशान कर सकता हूँ? यह दृश्य देखकर सभी के चेहरे बदल गए। आखिर यू किंग एक संत थी, लेकिन एक संत ने वास्तव में उसके साथ इतना सम्मानपूर्वक व्यवहार किया था। इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसकी पहचान क्या थी। सब ठीक है। वह धीरे धीरे हरे कपड़े पहने आदमी की ओर बढ़ी। यह आपके कमरे से शुरू हुआ। मुझे लगता है कि आपके कमरे में कुछ गड़बड़ है। क्या हम इसका निरीक्षण करने के लिए आपके कमरे में जा सकते हैं? उस आदमी ने अचानक यू किंग की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने अभी अभी मुझे धमकी दी थी। यू किंग के मुंह के कोने फड़क उठे। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन किसी बात को लेकर चिंतित लग रहा था, इसलिए वह केवल यांगी को घूरकर चुप रह गया। मैनेजर यू को अनुचित तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने यांगी को 5 बैंगनी क्रिस्टल फेंके जब वह इस बिंदु तक बोल रही थी, इसे अपना मुआवजा समझो और मामले को शांत करो, ठीक है? आदमी ने जल्दी से बैंगनी क्रिस्टल ले लिए और हंसते हुए कहा, बड़ी बहन, आप वाकई बहुत दयालु हैं। यह तो बस एक मामूली बात थी। क्या मैं ऐसा व्यक्ति लग रहा हूं जो लगातार इस मामले को उठाता रहेगा? यहाँ मौजूद अन्य लोग अवाक रह गए, जबकि यू किंग के मुंह के कोनों में लगभग ऐंठन होने लगी। महिला ने हरे कपड़े पहने आदमी की तरफ देखा और थोड़ा सिर हिलाया। वह कमरे में प्रवेश करने ही वाली थी कि अचानक वह फिर रुक गई और फिर उसने आसपास के अन्य लोगों की तरफ देखा। हर कोई, मुझे यकीन है कि आप क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की प्रतिष्ठा से अवगत हैं। कुछ 100 बैंगनी क्रिस्टल की बात तो दूर, कुछ दसियों हजार भी मेरे क्लाउड मर्चेंट ग्रुप को उसकी दुनिया में वापस लाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। यह केवल एक गलतफहमी थी। हम थोड़ी देर में फिर से फॉर्मेशन शुरू करेंगे, इसलिए कृपया अपने काम पर लग जाएं। उन्होंने सिर हिलाया और उन्हें अपने कमरे में लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। सुंदर महिला ने पीछे मुड़कर हरे कपड़े पहने आदमी को देखा और फिर कमरे में चली गई। वह अभी कमरे में आई ही थी कि एन नानजिंग उसके पास चली आई। एन नानजिंग ने हरे कपड़े पहने आदमी की तरफ जाने से पहले सुंदर महिला को देखा। हरे कपड़े वाला आदमी निश्चित रूप से यांगे था। जरा सी चूक स्ट्रोई के अस्तित्व को उजागर कर सकती थी और अगर ऐसा हुआ तो इससे निपटना मुश्किल हो सकता था।
इसलिए यांग ये के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खूबसूरत महिला ने एन नानजिंग को करीब से देखा और फिर आसपास के माहौल पर नजर डाली। अंत में उसने यू किंग को देखा, लेकिन यू किंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। सुंदर महिला की नज़र फिर से यांग ये और एन नानजिंग पर पड़ी, और थोड़ी देर बाद उसने कहा, वास्तव में संरचना में थोड़ी सी समस्या है जिसके कारण यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा लीक हो गई है। हम यहाँ फिर से ऊर्जा को एकत्रित करेंगे। कृपया अपनी यात्रा का आनंद लें। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह मुड़ी और चली गई। यू किंग ने यांग यी और एन नानजिंग पर एक गहरी लंबी नज़र डाली, और फिर वह जल्दी से उस महिला के पीछे चला गया। कमरा 1। यू किंग ने गंभीरता से कहा, सबसे बड़ी युवा मिस, निश्चित रूप से उनमें कुछ गड़बड़ है। उसने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर कहा, हर एक कमरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा करीब 3 साल तक बनी रह सकती है। वे दोनों अर्धसंत थे, इसलिए उनके लिए इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना पूरी तरह से असंभव था। वहां अवरोध के रूप में कार्य करने वाली संरचनाओं के साथ, संतों के लिए भी शटल में इतनी आसानी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना असंभव होगा। इसलिए इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है। उनके पास निश्चित रूप से किसी प्रकार का अजीब या दिव्य खजाना है। इस बिंदु तक बोलते समय वह एक क्षण के लिए रुकी, और फिर उन्होंने आगे कहा, क्या आपने उनकी पृष्ठभूमि की जांच की है? यू किंग ने कहा, वे पाइन प्रांत से हैं। पाइन प्रीफेक्चर। उसने हल्के से सिर हिलाया। संरचनाओं को फिर से शुरू करें। जहां तक उन दोनों का सवाल है, अभी उन पर नजर रखें। भले ही हमारे व्यापारी समूह को कुछ क्रिस्टल की परवाह नहीं है, लेकिन हम दूसरों को हमें मूर्ख नहीं बनाने दे सकते। समझ गया। यू किंग ने सिर हिलाया और चला गया। कमरा 20। खूबसूरत महिला अभी अभी गई थी कि यांग ये ने तुरंत जोर से हंसना शुरू कर दिया। आखिरकार वे लगभग मुसीबत में फंस गए थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया, और वहां 10 बैंगनी क्रिस्टल थे। स्ट्रोई ने अभी अभी उन सभी को थूक दिया था। दरअसल यांग ये को भी स्ट्रोई को जारी रखने देने का आवेग था। बेशक यह असंभव था, क्योंकि अगर स्ट्रोई को फिर से ऐसा करने की अनुमति दी गई तो वे निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस बीच स्ट्रोई ने अचानक यांग ये की छाती पर कपड़ों के बीच से अपना सिर बाहर निकाला। उसने आसपास की चीजों पर नजर डाली और अपना मुंह खोला। एन नानजिंग के चेहरे का भाव बदल गया और उसने जल्दी से स्ट्रोई का मुंह ढक दिया। स्ट्रोई ने पलकें झपकाईं और उसकी आंखें घबराहट से भर गईं। नानजिंग ने अपना हाथ हटाया और स्ट्रोई के सिर को सहलाया, जबकि उसकी आंखों में एक कोमल निगाह भर गई। यांग ये ने स्ट्रोई को अपने हाथों में लिया और कहा, अब से तुम्हें मेरी अनुमति के बिना आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति नहीं है। समझे? स्ट्रोई ने सिर हिलाया, और फिर उसने अपने पंजे फैलाए और उन्हें यांग ये के चेहरे के चारों ओर लपेट दिया और फिर अपना सिर उसके गाल पर रगड़ने लगी, ठीक वैसे ही जैसे बैंगनी मिंग ने किया था। यांग ये मुस्कुराया, अब आप वापस अंदर जा सकते हैं। स्ट्रोई ने अपना सिर हिलाया और अपने पंजे हिलाने लगी। थोड़ी देर बाद यांग ये को समझ में आया कि उसका क्या मतलब है। एर उस जगह के अंदर बंद दरवाजे की खेती कर रही थी, इसलिए वह वहां अकेली रहकर ऊब गई थी। इसलिए वह वापस अंदर नहीं जाना चाहती थी। यांग ये को काफी मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया, क्योंकि अगर वह उस छोटे बच्चे को बाहर रखता तो उसे परेशानी हो सकती थी। इस बीच एन नानजिंग ने अचानक कहा, उसे बाहर ही रहने दो। यांग ये ने एन नानजिंग को देखा। वह छोटी सी लड़की साधारण नहीं है। वह एक स्प्राइट किंग है। अगर दूसरों को उसके अस्तित्व के बारे में पता चल गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। एन नानजिंग ने धीरे से कहा, हम उसके साथ गलत नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि हमें किसी मुसीबत का डर है ना? यांग ये ने एक पल सोचा और सिर हिलाया, ठीक है। उसे इतने लंबे समय तक कैद में रखा गया था, इसलिए मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बिंदु पर उसने स्ट्रोई के सिर को सहलाया और कहा, तुम बाहर रह सकते हो, लेकिन तुम मेरी अनुमति के बिना आत्मा ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते। समझे? स्ट्रोई ने तेजी से सिर हिलाया। अंत में उसने अपनी बाहें उसके माथे के चारों ओर लपेटी और उसके माथे पर चूमा, और फिर वह एन नानजिंग के कंधे पर उड़ गई और एन नानजिंग के गाल पर अपना माथा रगड़ दिया। एन नानजिंग ने हल्की मुस्कान दिखाई और फिर उसने स्ट्रोई को अपनी बाहों में ले लिया। स्ट्रोई को भी एन नानजिंग काफी पसंद थी और वह लगातार एन नानजिंग के हाथ पर अपना सिर रगड़ रही थी। यांग ये मुस्कुराया, लगता है कि तुम उसे काफी पसंद करते हो। नानजिंग ने सिर हिलाया। यांग ये ने अचानक पूछा, इसके बाद आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? एन नानजिंग ने अपना सिर उठाया और यांग ये की ओर देखा, मैं केवल तुम्हें पहचानती हूँ। यांग ये को बहुत अच्छा लगा और वह बोलने ही वाला था। हालांकि टकराना। पूरा क्लाउड शटल अचानक हिंसक रूप से हिल गया। यांग ये और एन नानजिंग के हाव भाव बदल गए। इस बीच यू किंग की आवाज अचानक शटल में गूंज उठी, यह दुष्ट भगवान संप्रदाय है। सभी लोग सावधान रहें। टकराना। उनके कमरे का दरवाजा अचानक खुला और ज़ुबुशेन दौड़कर अंदर आया। उसने यांग ये और एन नानजिंग को देखा और उसके चेहरे पर एक बेहद गंभीर भाव था। दुष्ट देव संप्रदाय एक प्लेटिनम रैंक शक्ति है।
भले ही यह मेरे अंतहीन शैतान संप्रदाय की तरह ही एक प्लेटिनम रैंक शक्ति है, लेकिन उनकी ताकत ऐसी नहीं है जिसकी हम तुलना कर सकें। यांग ये ने जुबुशेन को बीच में टोकते हुए कहा, मुद्दे पर आओ। जुबुशेन ने कहा, वे डाकू और बदमाशों का एक समूह हैं और वे लूटपाट करने में माहिर हैं। यांग ये ने पूछा, वे कितने संत लेकर आए? जुबुशेन ने गंभीरता से कहा, 20। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे, क्या संत केंद्रीय दिव्य प्रांत में कुत्तों की तरह प्रचुर मात्रा में हैं? हर जगह दाग क्यों हैं? जुबुशेन ने अपना सिर हिलाया, ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत से संत हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर कितना बड़ा है? यह कम से कम 1000 पाइन प्रीफेक्चर के बराबर है और इसकी आबादी पाइन प्रीफेक्चर की आबादी से कम 100 गुना ज्यादा है। जब इसकी आबादी इतनी ज्यादा है और साथ ही वहां प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा शिराएं हैं, तो उनके पास केवल कुछ ही संत कैसे हो सकते हैं? यांग ये ने सिर हिलाया, यह सच है। अचानक क्लाउड शटल में एक भयानक आभा फैल गई और फिर कुछ तीखी चीखें गूंज उठीं। यांग ये और एन नानजिंग के भाव बदल गए। एक सम्राट। यांग ये की आंखों में आश्चर्य था। अध्याय 1068, यह मेरा अपमान है। जुबुशेन ने धीमी आवाज में कहा, इसके सम्राट होने की संभावना बहुत कम है। एन नानजिंग ने पूछा, क्यों? जुबुशेन ने उत्तर दिया, सम्राट राज्य प्राप्त करने पर व्यक्ति को इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए। यांग ये के 3 लोगों का समूह कमरे से बाहर निकलकर डेक पर चला गया। इस समय शटल ने उड़ान भरना बंद कर दिया था और डेक लोगों से भर गया था। वे सभी दूर आसमान की ओर देख रहे थे और यांग ये को कुछ आकृतियां वहां जोरदार लड़ाई करती हुई दिखाई दे रही थीं। मिस्ये, क्या आप ठीक हैं? वे अभी कमरे से बाहर निकले ही थे कि लिन जिंगफेंग उनका अभिवादन करने के लिए आया और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। एन नानजिंग ने कुछ नहीं कहा। यांग ये उसके सामने खड़ा था और लिन जिंगफेंग को देखकर मुस्कुराया, भाई लिन, तुम बहुत शांत और संयमित लग रहे हो, जबकि बाहर इतने सारे दुश्मन हैं। लिन जिंगफेंग ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाया, दुष्ट भगवान संप्रदाय केवल एक प्लेटिनम रैंक शक्ति है। मेरे संप्रदाय का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि मेरे कबीले को भी उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्ये, भाई ये, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम तीनों निश्चित रूप से ठीक रहोगे। यांग ये ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि भाई लिन किस संप्रदाय से हैं? लिन जिंगफेंग मुस्कुराया, एक डायमंड रैंक शक्ति। वह स्वाभाविक रूप से डबल हैप्पीनेस संप्रदाय का नाम नहीं बताएगा क्योंकि इसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। डायमंड रैंक की शक्ति। यांग ये थोड़ा स्तब्ध था। लिन जिंगफेंग की मुस्कान और भी बढ़ गई जब उसने देखा कि यांग ये स्तब्ध था और चुप रहा। उसने आगे कहा, मैं वहां सिर्फ एक बाहरी दरबार का शिष्य हूं, इसलिए मेरा जिक्र करने लायक कुछ नहीं है। हालांकि जब मैं सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर से गुजरता हूं तो दूसरे लोग मुझे कुछ सम्मान देंगे। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी क्षमता है तो मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा। सचमुच? यांग ये की आंखें चमक उठीं। इस बीच लिन जिंगफेंग की अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी बदल गई जब उसने यांग ये की प्रतिक्रिया देखी। हालांकि यांग ये ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक तरफ खींच लिया। भाई लिन, सच कहूं तो हम भाई बहनों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है। मेरी छोटी बहन शर्मीली है और कुछ भी कहने से इनकार करती है, इसलिए मेरे पास खुद ही यह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लिन जिंगफेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई जब उसने यांग ये को एन नानजिंग का जिक्र करते सुना, और बोलने से पहले वह एक पल के लिए झिझका, क्या मैं जान सकता हूं कि आप दोनों ने किस तरह की परेशानी का सामना किया है? अगर यह मेरी क्षमता में है तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। यांग ये ने हंसते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि हम दोनों ही सिर्फ अर्धसंत हैं। हमारे पास जो प्राकृतिक क्षमता है, उसके साथ हमें बहुत पहले ही संत क्षेत्र प्राप्त कर लेना चाहिए था। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं हैं। आपने खुद ही देखा है, हम यहाँ के कमरों का उपयोग करने का खर्च भी नहीं उठा सकते। हम बहुत गरीब हैं। अफसोस, मैं इतना बेकार हूं कि मेरी वजह से मेरी छोटी बहन भी संत क्षेत्र प्राप्त करने में असमर्थ हो गई। अफसोस, संत क्षेत्र। लिन जिंगफेंग ने अपने होंठ सिकुड़े। व्यवहारिक रूप से केवल जन्मजात संत ही 30 वर्ष की आयु से पहले संत क्षेत्र प्राप्त कर सकते थे, लेकिन क्या उससे पहले यह व्यक्ति जन्मजात संत जैसा लगता था? किसी भी मामले में उसे लगा कि यांग ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था। हालांकि उसे यांग ये के लिए बहुत ज्यादा तिरस्कार महसूस हुआ, लेकिन उसने इसके बजाय एक मुस्कान प्रकट की, तो यह वही था। खेती करने के लिए संसाधन है न? क्यों ना हम ऐसा करें? एक बार जब हम सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर पहुंच जाएं, तो मैं आप दोनों को कुछ प्लेटिनम रैंक शक्तियों की सिफारिश करने में मदद करूंगा। यांग ये ने जवाब दिया, अफसोस, मेरी छोटी बहन निश्चित रूप से मना कर देगी। लिन जिंगफेंग हैरान थे, क्यों? यांग ये ने आह भरते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हें एहसास हो गया होगा। वह घमंडी है और दूसरों की मदद बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। लिन जिंगफेंग ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, बस उसे यह मत बताना कि मैंने ही यह किया था।
यांग ये ने झिझकते हुए कहा। लेकिन लिन जिंगफेंग ने कहा, क्या कोई समस्या है? यांग ये ने गहरी सांस ली और लिन जिंगफेंग के कंधे पर थपथपाया। भाई लिन, आप वास्तव में एक उदार व्यक्ति हैं, इसलिए मैं इसे अब और नहीं छिपाऊंगा। हाल ही में मेरे पास पैसे की बहुत कमी हो गई है, इसलिए क्या आप? लिन जिंगफेंग की आंखों के कोने फड़कने लगे। थोड़ी देर में ही उसकी हथेली में 5 बैंगनी क्रिस्टल दिखाई दिए। बस इन्हें भाई को जानने के लिए एक उपहार के रूप में समझो। आखिरकार यह भाग्य ही है जिसने हमें एक साथ लाया है। भाई लिन, आप मुझे किस तरह का व्यक्ति समझते हैं? यांग ये का चेहरा अचानक लाल हो गया। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ? क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ? क्या मैं ऐसा हूँ? भाई लिन, यह मेरा अपमान है। अपमान? क्या तुम नहीं हो? लिन जिंगफेंग का चेहरा तमतमा गया और थोड़ी देर बाद उसने एक मुस्कान निकाली। भाई ये तुमने गलत समझा है। मेरा कोई और इरादा नहीं है और मैं सिर्फ दोस्त बनना चाहता हूँ। ये 5 बैंगनी क्रिस्टल सिर्फ मेरे अच्छे इरादों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर तुम इन्हें नहीं लेते, तो यह मुझे नीचा दिखाने के बराबर है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यांग ये ने धीरे से आह भरी और बैंगनी क्रिस्टल ले लिए। चूंकि यह भाई लिन के अच्छे इरादे हैं, इसलिए मैं उन्हें ले लूंगा। कहने की जरूरत नहीं है, भाई लिन, आप वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। लिन जिंगफेंग ने एक अप्राकृतिक मुस्कान प्रकट की। वह बोलने ही वाला था कि यांग ये ने अचानक कहा, भाई लिन, मैंने अभी अभी एक शक्तिशाली आभा महसूस की। क्या वह कोई सम्राट था? एक सम्राट? लिन जिंगफेंग ने हंसते हुए कहा, भाई ये, तुम मजाक कर रहे हो। यहाँ सम्राट कैसे हो सकते हैं? वह तो बस एक मध्यम दर्जे का संत था। मध्यम श्रेणी के संत? यांग ये ने आगे कहा, संतों को भी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। बेशक, लिन जिंगफेंग ने कहा, संतों के बीच भी ताकत में अंतर होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से रैंक होती है। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया जबकि उसकी आंखों में एक गंभीर भाव का निशान दिखाई दिया। पहले की वह आभा बहुत मजबूत थी। उसकी वर्तमान शक्ति संतों को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त थी, भले ही वह तलवार आत्मा और स्वर्ग के कब्र के पत्थर का उपयोग न करे। हालांकि अगर उसका सामना उस आभा के मालिक, एक मध्यम श्रेणी के अर्ध संत से होता, तो यह उसके लिए शायद काफी कठिन होता। टकराना। अचानक आकाश में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और फिर चारों ओर शांति छा गई, जबकि भूरे वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति क्लाउड शटल पर दिखाई दिया। उसी समय डेक पर 20 लाशें दिखाई दीं। यह 20 संतों की लाशें थीं। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे बदल गए और बूढ़े व्यक्ति की ओर उनकी निगाहें भय से भर गईं। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने सबकी परवाह न करते हुए सुंदर स्त्री के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। खूबसूरत महिला ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और 20 लाशें तुरंत हवा में उड़ गईं और शटल से नीचे गिर गईं। उन्हें यह देखने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वे 20 लाशें आग के 20 गोलों में बदल गईं और जमीन पर गिर गईं। सभी लोग चिंता न करें। चूंकि मेरे क्लाउड मर्चेंट ग्रुप ने आप सभी को इस क्लाउड शटल पर चढ़ने की अनुमति दी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम आपकी सुरक्षा की गारंटी देने की ताकत रखते हैं। मेरे क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की राय में ग्राहक हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझदारी से काम लेंगे और मेरे क्लाउड मर्चेंट ग्रुप को चुनौती नहीं देंगे। जब वह इस बिंदु पर बोल रही थी, तो उसने यांग ये की ओर देखा और फिर उसने कहा, बस इतना ही। कृपया आगे बढ़ें और सभी को आराम दें। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और थोड़ी देर बाद यांग ये पलटा और एन नानजिंग के साथ चला गया। लिन जिंगफेंग की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जब उसने यांग ये को जाते हुए देखा। इस बीच उसके बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, युवा मास्टर, मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक मूर्ख की तरह काम कर रहा है और आपके बैंगनी क्रिस्टल को ठगना चाहता है। वह तो बस एक मूर्ख है। लिन जिंगफेंग ने उदासीनता से कहा, वह सिर्फ तुच्छ चालें खेलना जानता है। उसके जैसे व्यक्ति का बस यही हाल है। जहां तक उन बैंगनी क्रिस्टलों की बात है, हा, मैं उसे 10 गुना करके लौटा दूंगा। एल्डर लिन ने कहा, ऐसा लगता है कि उस महिला को उन बैंगनी क्रिस्टलों की कोई परवाह नहीं है। लिन जिंगफेंग ने हंसते हुए कहा, एल्डर लिन, तो आप नहीं जानते। महिलाएं हमेशा एक तरह से काम करती हैं लेकिन दूसरे तरह से सोचती हैं। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि वह अब निश्चित रूप से मुझे पसंद करने लगी है। वह इस तरह के ठंडे चेहरे का कारण केवल इसलिए है क्योंकि वह शर्मीली है। जब तक मैं थोड़ी और कोशिश करता हूं, वह निश्चित रूप से आज्ञाकारी रूप से अपना वह मुखौटा उतार देगी और मेरे सामने झुक जाएगी। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए झिझका, क्योंकि वह कुछ कहना चाहता था। लेकिन जब उसने लिन जिंगफेंग को आत्मविश्वास से भरा हुआ देखा, तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। लिन जिंगफेंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसकी मुट्ठी में एक हथेली के आकार का और उग्र लाल चमड़े का कवच दिखाई दिया। उसने कहा, एल्डर लिन, इसे कमरा 20 में भेज दो। बस इतना कहो कि यह मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। ठीक है, अगर वह महिला इसे स्वीकार नहीं करती है, तो इसे ये यान को दे दो। जब तक वह सुअर जितना मूर्ख नहीं है, वह निश्चित रूप से समझ जाएगा कि मेरा क्या मतलब है।
एल्डर लिन के हाव भाव बदल गए। युवा गुरु, यह स्काईफायर कवच दिव्य रैंक के उच्च ग्रेड पर है और इसे नर्म फायरस्टोन से बनाया गया था, जो दिव्य रैंक की सामग्री है जो केवल जमीन के नीचे ही पाई जाती है। 30 संतों की संयुक्त सेना भी इसे नष्ट नहीं कर पाएगी। भले ही यह केवल महिलाओं के लिए उपयुक्त है, लेकिन अगर आप इसे बेचते हैं तो इसे कम से कम 500 बैंगनी क्रिस्टल मिलेंगे। आप इसे यूं ही कैसे दे सकते हैं? लिन जिंगफेंग मुस्कुराया। एल्डर लिन, क्या आपको लगता है कि वह मेरी पकड़ से बच पाएगी? एल्डर लिन अवाक रह गए। वह नहीं कर सकती। लिन जिंगफेंग ने आगे कहा, उस समय मैं उसे और कवच को वापस ले लूंगा। एल्डर लिन कुछ देर के लिए हिचकिचाए और फिर उन्होंने सिर हिला दिया। वे सिर्फ अर्ध संत थे, इसलिए उन्हें लगा कि अगर वे समझदार हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर वे समझदार नहीं हैं तो उन्हें बल प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। डॉट 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 कमरा 20। एल्डर लिन ने कमरे में प्रवेश करने के बाद एन नानजिंग को कवच देने की कोशिश की। युवा मिस, यह मेरे युवा मास्टर की ओर से एक छोटा सा उपहार है। कृपया इसे स्वीकार करें। मुझे यह नहीं चाहिए। एन नानजिंग चली गई और उसने बूढ़े आदमी की उपेक्षा की। बूढ़े आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर यांग ये की तरफ देखा। युवा मास्टर, मेरे युवा मास्टर ने कहा था कि तुम उनके इरादों को समझ जाओगे। उसने बोलते हुए कवच यांग ये को दे दिया। यांग ये ने पूछा, वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है और यह उसके अच्छे इरादों का एक छोटा सा संकेत है ना? एल्डर लिन ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, वास्तव में। यांग ये ने कवच लिया और कहा, अफसोस भाई लिन वास्तव में उदार हैं। कृपया भाई लिन को बताएं कि मैंने उनके दयालु इरादों को स्वीकार कर लिया है। एल्डर लिन ने यांग ये और एन नानजिंग की ओर देखा और फिर सिर हिलाकर कमरे से बाहर चले गए। मूर्ख होना कैसा होता है? बेवकूफ होना कैसा होता है? इस बीच जुगु शेन ने अपना सिर हिलाया। उसने मूर्ख और बेवकूफ शब्दों की मेरी समझ को फिर से ताज़ा कर दिया है। बोलते हुए उसने फिर अपना सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। यह वास्तव में एक उच्च श्रेणी का दिव्य रैंक खजाना है। यांग ये ने स्काईफायर कवच का आकार लिया और कहा, वह आदमी वास्तव में उदार है। जैसे ही उसने बात की, उसने इसे एन नानजिंग को दे दिया और कहा, मैं इसे अभी तुम्हें दे रहा हूं। नानजिंग ने उसकी ओर देखा और उसे ले लिया। अध्याय 1069। तुम ऐसे ही जा रहे हो? यांग ये ने कहा, आप इसका प्रयास क्यों नहीं करते? नानजिंग ने सिर हिलाया और अपने दिल में एक आदेश जारी किया। स्काईफायर कवच तुरंत एक ज्वलंत प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो उसके शरीर में प्रवेश कर गया। बहुत समय बीतने के बाद अचानक उसके भीतर से एक ज्वलंत प्रकाश की किरण फूटी और फिर उसका शरीर एक बहुत ही घने ज्वलंत लाल रंग के कवच से ढक गया। एन नानजिंग ने अपना शरीर थोड़ा हिलाया और फिर उसने यांग ये को देखा। यह बहुत नर्म और आरामदायक है। यांग ये ने तलवार की ऊर्जा की एक किरण को झटक दिया जो शून्य रैंक तलवार के इरादे से बड़ी हुई थी, और तलवार की ऊर्जा के गायब होते ही एक छोटी सी झनकार गूंजी। लेकिन स्केल कवच पूरी तरह से सुरक्षित था। यांग ये मुस्कुराया, बुरा नहीं है। साधारण संत इसकी सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं होंगे। एन नानजिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। वह महिला अभी हमें चेतावनी दे रही थी। यांग ये का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी निश्चित रूप से इस मामले को यहीं रहने नहीं देती। उनके पास अभी कोई सबूत नहीं है और हमने जो दृश्य बनाया है उसके साथ ही वे अभी हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। हालांकि वे निश्चित रूप से हमें ऐसे ही जाने नहीं देंगे। एन नानजिंग ने पूछा, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? यांग ये मुस्कुराया, और क्या, हम केवल स्थिति के अनुसार कार्य कर सकते हैं। वास्तव में यदि हम सेना में शामिल हो जाते हैं तो आपको उस भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को उसके सामने मार डालने में कितना विश्वास है? एन नानजिंग ने जवाब दिया, 100%। मैं भी। यांग ये ने हंसते हुए कहा, चलो खेती करते हैं। नानजिंग ने जवाब में सिर हिलाया। यांग ये जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपने शरीर में तारकीय ऊर्जा खींचना शुरू कर दिया। उसने अब अपने शरीर की साधना को बहुत महत्व दिया, क्योंकि अनगिनत तथ्यों ने साबित कर दिया था कि एक दुर्जय शरीर बेहद फायदेमंद था। इसके अलावा जबकि उसने संत क्षेत्र प्राप्त नहीं किया था, उसके शरीर की साधना सामान्य संतों से आगे निकल गई थी। उसका शरीर अभी दिव्य वीरता क्षेत्र में होना चाहिए। यदि वह दिव्य दृढ़ता क्षेत्र में पहुंच जाता है तो उसे विश्वास है कि वह तलवार का उपयोग किए बिना भी एक मध्यम श्रेणी के संत को मार सकता है। संक्षेप में, चाहे वह उसकी तलवार दाव हो या शरीर, वह उन सभी को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। यद्यपि तारकीय ऊर्जा को अवशोषित करने से उसे जो प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़े वह उसके शरीर की वर्तमान शक्ति के साथ अभी भी अत्यंत भयावह था, तथापि यह अतीत की तरह असहनीय नहीं था। साधना के इस दौर में लिन जिंगफेंग ने अक्सर उन्हें संत रैंक के फल और बैंगनी क्रिस्टल भेजे थे। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से उन सभी को स्वीकार कर लिया। उनकी राय में उन्हें अस्वीकार करना व्यर्थ था। यदि उसके पास मौजूद बैंगनी क्रिस्टल को उन बैंगनी क्रिस्टल के साथ मिला दिया जाए जो स्ट्रोई ने थूके थे और लिन जिंगफिंग ने उसे पिछले कुछ दिनों में दिए थे, तो यांग ये के पास अब 35 बैंगनी क्रिस्टल होंगे। जाहिर है यह ज्यादा नहीं था।
लेकिन यांग यी के लिए यह अस्थायी रूप से पर्याप्त था। 2 दिन बाद यांग ये ने अपनी आंखें खोली, उसके होंठ थोड़े से खुले और उसके मुंह से गंदी ऊर्जा का एक घूंट निकला। उसके बाद वह खड़ा हुआ और अपने शरीर को फैलाया। एक पल में उसका शरीर पटाखे की तरह फूटने लगा। यांग ये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। जैसे ही उसकी मुट्ठी बंद हुई, उसकी मुट्ठी के चारों ओर की जगह तुरंत मुड़ने लगी। लेकिन उसे अपनी पकड़ ढीली करने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। इस बीच एन नानजिंग उसके पास आई और धीरे से बोली, आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ गई है। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह नहीं बढ़ता तो क्या मैं पिछले कुछ दिनों में व्यर्थ ही कष्ट नहीं झेलती। दुर्भाग्य से यह केवल थोड़ा ही बड़ा है और मुझे जिस क्षेत्र की तलाश है उसे प्राप्त करने के लिए अभी भी काफी दूरी तय करनी है। अफसोस, मेरा बोझ भारी है, फिर भी रास्ता अभी भी बहुत लंबा है। हमने अभी अभी साधना के मार्ग पर चलना शुरू किया है। एन नानजिंग ने आगे कहा, मैं जितना मजबूत होता जाता हूँ, मुझे उतना ही स्पष्ट रूप से एहसास होता है कि मैं कितना छोटा हूँ। यांग ये ने सिर हिलाया, इतने साल पहले हमें प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट में तलवार सम्राट और मार्शल भगवान कहा जाता था। उस समय हम बहुत उत्साहित थे। लेकिन एक बार जब मैं इस दुनिया में आया तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ बहुत सारे असाधारण लोग हैं। भले ही हम बुरे नहीं हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो हमसे ज्यादा उत्कृष्ट हैं। जब नानजिंग ने अतीत की घटनाओं को याद किया तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, युवावस्था में कौन अहंकारी नहीं होता। प्रहार प्रहार। इसी बीच किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। यांग ये ने दरवाजे की ओर देखा और कहा, अंदर आइए। जूगो शेन कमरे में चले गए और उन्होंने एन नानजिंग और यांग ये को परखा और फिर हंसते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। यांग ये ने कहा, तुम्हारी यह मुस्कुराहट मुझे मुक्का मारने के लिए आमंत्रित कर रही है। हम मुकाबला क्यों नहीं करते। एन नानजिंग ने उसे थोड़े शत्रुतापूर्ण भाव से देखा। रुको। जूगो शेन ने अपने हाथ उठाए, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, ठीक है। यांग ये मुस्कुराया, मुद्दे पर आओ। जूगो शेन ने कहा, हम 1 घंटे में स्काई कैपिटल पहुंच जाएंगे। यह सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा शहर है। यह एक ऐसा शहर है जहां से सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में प्रवेश करने से पहले हर किसी को गुजरना पड़ता है, इसलिए यहाँ सभी आयामों से सभी प्रकार के लोग और शक्तियां हैं। यह काफी अव्यवस्थित है। सौभाग्य से, अगर हम शहर की सुरक्षा फीस का भुगतान करते हैं तो हम ठीक रहेंगे। यांग ये काफी हैरान था, सुरक्षा शुल्क। जूगो शेन ने कंधे उचकाए, यह स्काई कैपिटल सिटी के बॉस में से एक द्वारा स्थापित नियम है। जब तक आप परेशानी पैदा नहीं करते, तब तक परेशानी आपको फीस चुकाने के बाद नहीं ढूंढ पाएगी। अन्यथा परेशानी कहीं से भी आ जाएगी। यांग ये ने जूगो शेन की ओर देखा, आपको डर है कि हम भुगतान नहीं करेंगे, इसलिए आप हमें पहले याद दिलाने आए हैं, है ना। जूगो शेन शर्मिंदगी से मुस्कुराए, वास्तव में मैं काफी चिंतित हूँ। मैं मुसीबत से नहीं डरता, लेकिन कुछ जगहों के अपने नियम और कानून होते हैं। मुझे लगता है कि हमें उनके नियमों और कानूनों को चुनौती देने की जरूरत नहीं है ना। यांग ये मुस्कुराया, मैं मूर्ख नहीं हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर दूसरे मुझे नाराज नहीं करते तो मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। जूगो शेन ने सिर हिलाया, एक बार जब हम क्लाउड शटल छोड़ देंगे तो हम शहर में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन लेंगे और तुरंत व्हाइट डियर डायमेंशन की ओर बढ़ेंगे। यांग ये हैरान था, सफेद हिरन आयाम। जूगो शेन ने बताया, डायमंड रैंक की शक्तियों के बीच असाधारण विशेषज्ञ होते हैं। उन असाधारण वरिष्ठों के पास दूसरी दुनिया की क्षमता होती है, इसलिए अंतरिक्ष में एक स्वतंत्र क्षेत्र बनाना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसलिए डायमंड रैंक की शक्तियों के पास आमतौर पर अपना स्वतंत्र आयाम होता है। जहां तक बाहरी दुनिया की बात है तो उस पर दूसरी छोटी शक्तियों का कब्जा है। तो यही कारण है। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने जूगो शेन को देखा, हम व्हाइट डी अकादमी में मौज मस्ती करने नहीं जा रहे हैं। हम वहां परेशानी खड़ी करने जा रहे हैं। क्या तुम सच में हमारे साथ जाने का इरादा रखते हो। जूगो शेन ने थोड़ी देर तक गहराई से सोचा और फिर वह गंभीरता से बोला, क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता ने मुझे आपके साथ यहाँ क्यों आने के लिए कहा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। जूगो शेन ने समझाया, क्योंकि उसे लगता है कि आप मुसीबत खड़ी करने में माहिर हैं, और अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो मुसीबतों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया। जूगो शेन ने कहा, उसने मुझे बताया कि हालांकि उसे तुम्हारी पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब से तुम पाइन प्रांत में आए हो, उसने एक बात नोटिस की है। वो ये कि तुम हमेशा से ही हर तरह की परेशानी का सामना करते आए हो। उसके बाद उसने महसूस किया कि तुम्हारी हर समस्या का समाधान होने के बाद तुम्हारी ताकत में सुधार हुआ है। इसके अलावा उसे मिली जानकारी के अनुसार तुम बहुत लगन से साधना करते हो। संक्षेप में, उसे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, और व्हाइट डी अकादमी वो पहली जगह है जहां मैं अच्छा व्यवहार करूंगा। जब उसने इतना कहा तो जूगो शेन का स्वर बदल गया, वास्तव में मुझे लगता है कि मैं उसका जैविक पुत्र नहीं हूं।
अन्यथा वह मुझे तुम्हारे जैसे साथी का अनुसरण करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। उसने मुझे वाइट दी अकादमी में मुसीबत की तलाश में तुम्हारे साथ जाने के लिए भी कहा। मुझे लगता है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। अचानक उन्हें लगा कि शटल रुक गई है। जूगू शेन ने कहा, हम आ गए हैं। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वे कमरे से बाहर निकल गए। वे कमरे से बाहर निकले ही थे कि उनकी नजरों के सामने एक शहर दिखाई दिया। यह बहुत बड़ा था, बिल्कुल विशाल। यह यांग यी की पहली धारणा थी। स्काई सिटी और ओशन ऑफ क्लाउड्स सिटी बहुत बड़े थे, लेकिन जब उनकी तुलना स्काई कैपिटल सिटी से की गई, तो ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे की तुलना किसी वयस्क से की गई हो। उन्हें शहर के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने देखा कि सभी को शहर में प्रवेश की अनुमति केवल एक बैंगनी क्रिस्टल का भुगतान करने के बाद ही दी जा रही थी। अचानक एक आदमी प्रवेश द्वार के सामने खड़े पहरेदारों के ऊपर से कूद गया। पहरेदारों ने उसे नहीं रोका और बस ठहाके लगाकर हंसने लगे। जूगू शेन ने अपना सिर हिलाया, वह आदमी मर चुका है। अचानक शहर के भीतर से एक दयनीय और तीखी चीख गूंजी और फिर एक लाश शहर से बाहर उड़ गई। यांग ये ने कहा, कितना दबंग। जूगू शेन मुस्कुराए, इसकी आदत डाल लो। जब उनकी बारी आई तो यांग ये ने नियमों को नहीं तोड़ा और पर्याप्त बैंगनी क्रिस्टल सौंपने वाला था। हालांकि लिन जिंगफेंग अचानक उनके सामने आ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं प्रवेश शुल्क का भुगतान करूंगा। बस इसे मेरी ओर से एक उपहार के रूप में ले लो। जैसे ही उसने बात की, उसने उन गार्डों को कुछ बैंगनी क्रिस्टल फेंक दिए। उसके बाद उसने अपनी आंख के कोने से एन नानजिंग की ओर देखा, और वह तब भी उदासीन रहा जब उसने देखा कि वह उसकी ओर नहीं देख रही थी। यांग ये ने लिन जिंगफेंग को अंगूठा दिखाया, भाई लिन, आप वास्तव में उदार हैं। जूगू शेन ने भी ऐसा ही किया, वास्तव में। लिन जिंगफेंग मुस्कुराया और फिर वह मुड़ा और बहुत ही बेफिक्र तरीके से शहर में चला गया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि वे निश्चित रूप से उसका पीछा करेंगे और उसके जैसे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अचानक एल्डर लिन ने कहा, युवा मास्टर, वे हमारा पीछा नहीं कर रहे थे। लिन जिंगफेंग ने भौहें सिकोड़ी और फिर उसने मुड़कर देखा कि यांग ये का समूह दूसरी दिशा की ओर चल रहा था। लिन जिंगफेंग दंग रह गया और फिर वह चमक उठा और यांग ये के रास्ते में बाधा डाली, तुम कहाँ जा रहे हो? यांग ये मुस्कुराए, हम स्वाभाविक रूप से वहीं जा रहे हैं जहां हम जाना चाहते हैं। लिन जिंगफेंग ने पूछा, कहाँ? यांग ये मुस्कुराया, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। लिन जिंगफेंग ने पूछा, तुम ऐसे ही जा रहे हो? यांग ये ने कहा, क्यों नहीं? लिन जिंगफेंग ने यांग ये पर एक गहरी और लंबी नजर डाली और फिर वह एन नानजिंग को देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें कोमल स्नेह से भरी हुई थी जब उसने कहा, मिस ये, जिस क्षण से मैंने तुम्हें देखा, मैं भाड़ में जाओ। एन नानजिंग ने तुरंत उसे टोका। लिन जिंगफेंग ने एन नानजिंग की ओर देखा और फिर उसने यांग ये की ओर देखा। अंत में उसने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। यांग ये ने अपनी आंखें बड़ी करके मासूमियत से भरा भाव प्रकट किया। अध्याय 1070। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो बस लड़ो। यांग ये ने कहा, भाई लिन, मैं समझ क्यों नहीं पा रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तुम समझे नहीं। लिन जिंगफेंग ने उग्रता से कहा, तुम समझे नहीं। तुम मुझे बता रहे हो कि तुम अब भी नहीं समझे। अच्छा, मैं तुमसे पूछूंगा कि मैंने तुम सबको ये सब चीजें क्यों दी। क्या यह इसलिए नहीं था कि तुम हमसे दोस्ती करना चाहती थी? यांग ये ने आगे कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैंने मना कर दिया तो मैं तुम्हें नीची नज़र से देखूंगी? मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। आखिर मैं तुम्हें नीची नज़र से कैसे देख सकती थी? तुम्हारे साथ दोस्ती करनी है। लिन जिंगफेंग ने अत्यधिक क्रोध से हंसना शुरू कर दिया, बस अपने आप को आईने में देखो। तुम्हारे जैसे कंगाल को मुझसे दोस्ती करने का क्या अधिकार है? मैंने तुम्हारी छोटी बहन की वजह से तुम्हें यह सब दिया। तुमने सब कुछ ले लिया, फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम जाने का इरादा रखते हो और जो कुछ भी हुआ उसे अनदेखा कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बंदर हूं जिसके साथ तुम अपनी मर्जी से खेल सकते हो? तो तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते थे? यांग ये ने हंसते हुए कहा, तो अब तुम क्या करने का इरादा रखते हो? लिन जिंगफेंग ने बेतहाशा हंसते हुए कहा, तुम्हें मौका न देने के लिए मुझे दोष मत दो। मैं अभी यह स्पष्ट कर दूंगा। मुझे तुम्हारी छोटी बहन पसंद आ गई है, तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? नानजिंग ने अचानक कहा, आपको यह सवाल मुझसे पूछना चाहिए। तुम। लिन जिंगफेंग ने उसे देखा और कहा, औरत, अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। मैंने तुम्हारे जैसी कई औरतें देखी हैं। वे सिर्फ घमंडी और ठंडी दिखती हैं, लेकिन उनका दिल। अचानक उसकी आवाज बंद हो गई क्योंकि किसी ने उसका गला दबा दिया था। यह यांग ये था। एल्डर लिन के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और उन्होंने यांग यी की ओर गोली चलाई। लेकिन एक भला तुरंत उनके सामने आ गया। बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया और उसने अपनी हथेली आगे की ओर थपथपाई। टकराना। जब एल्डर लिन को 500 मीटर दूर से उड़ाया गया तो एक विस्फोट हुआ।
अपनी आकृति को रोकने के बाद उन्होंने अपने दाहिने हाथ पर नजर डाली और उन्होंने देखा कि उनकी दाहिनी हथेली और यहाँ तक कि उनका पूरा दाहिना हाथ टूट गया था। एल्डर लिन हैरान रह गए। आसपास के लोगों के चेहरे पर तब भाव बदल गए जब उन्होंने देखा कि एन नानजिंग ने एल्डर लिन को एक ही बार में पीछे धकेल दिया। हालांकि सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में संतों के साथ अर्ध संतों द्वारा ऐसा करना कोई असामान्य बात नहीं थी, फिर भी यह बहुत भयानक था। वह वाकई बहुत ताकतवर है। खूबसूरत महिला के पीछे भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा। बूढ़े आदमी के पीछे एक और अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था और वह यू किंग था। वास्तव में, सुंदर महिला ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये को देखा, उसकी ताकत भी बुरी नहीं है। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उसकी गति खराब नहीं है, लेकिन बाकी के बारे में मुझे नहीं पता। उसने जवाब दिया, चलिए देखते रहें। यांग ये ने लिन जिंगफेंग का गला पकड़ लिया और लिन जिंगफेंग की आंखें सदमे से भर गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये द्वारा उसे रोकने से पहले उसके पास वास्तव में लड़ने की क्षमता भी नहीं होगी। वह आदमी शुरू से ही कमजोरी का दिखावा कर रहा था। यह पहला विचार था जो लिन जिंगफेंग के दिमाग में आया। यांग ये ने हंसते हुए कहा, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ। जैसे ही हम शटल पर चढ़े, तुम जानबूझकर उससे बातचीत करने के लिए आए और तुम्हें तब मर जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा इरादा बुरा था। हालांकि तुम बहुत समझदार थे और जल्दी से माफी मांग ली, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अंत में तुमने बार बार माफी मांगी, मुझे दोस्त बनाने के लिए हमें लगातार उपहार दिए और यहाँ तक कहा कि अगर मैंने मना कर दिया तो मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा। मेरे पास उन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग ये ने एक पल के लिए रुककर कहा, अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारा मेरे साथ दोस्त बनने का कोई इरादा नहीं था। दूसरे शब्दों में, तुम मेरे साथ दुश्मनी करना चाहते हो। मैं अपने दुश्मनों पर कभी दया नहीं दिखाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस बीच एल्डर लिन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, ये यांग मेरे युवा गुरु डबल हैप्पीनेस संप्रदाय के बाहरी दरबार के शिष्य हैं। अगर तुम उन्हें मार देते हो। उन्होंने इस बिंदु पर बात करना बंद कर दिया क्योंकि यांग ये की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। एल्डर लिन भयभीत हो गया और हमला करने ही वाला था, लेकिन कुछ आकृतियां दूर से उड़ती हुई आईं और एक अधेड़ उम्र के आदमी और 3 बूढ़े लोगों को यहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने यांग ये को देखा और कहा, उसे जाने दो। यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा, क्यों? अधेड़ उम्र के आदमी ने यांग ये को देखा और कहा, मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा, उसे जाने दो। इस बीच जुगुशेन यांग ये के पास गया और बोला, वह शायद शहर के गार्डों में से एक है। उसे शहर में व्यवस्था बनाए रखने वाला माना जा सकता है, या उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए जो प्रवेश शुल्क का भुगतान करने से इनकार करने वालों या शहर में परेशानी पैदा करने वालों से निपटने में माहिर है। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने थोड़ा सा दबाव डाला। दरार। लिन जिंगफेंग का सिर एक तरफ झुक गया और वह मर चुका था। नहीं। एल्डर लिन की आंखें गुस्से से फटने लगीं और वह यांग ये की ओर झपटा, लेकिन भाले की एक किरण ने उसे वापस मार गिराने में बस एक पल ही लगाया। इस बार यह सिर्फ कुछ चोटें नहीं थीं, बल्कि उसका पूरा हाथ ही चला गया था। यांग ये ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और लिन जिंगफेंग की लाश तुरंत जमीन पर गिर गई। यांग ये ने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और मुस्कुराया, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था और उसे जाने दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने यांग ये पर एक गहरी और लंबी नजर डाली। अंत में उसने एन नानजिंग पर नजर डाली। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन अंत में हमला नहीं किया। यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उपेक्षा की और एन नानजिंग को देखा, पीछे मत हटो, उसे मार डालो। अनुभव करना। जैसे ही यांग ये ने कहा, एल्डर लिन का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। आसपास के दर्शकों ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। आखिर एक संत की हत्या ऐसे ही हुई थी, और वह भी इतनी आसानी से। सभी की निगाहें भय और जिज्ञासा से भरी हुई थीं और वे एन नानजिंग को देख रहे थे। यांग ये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इशारा किया। लिन जिंगफेंग की स्थानिक अंगूठी उसके पास उड़कर आई। यांग ये ने उसके अंदर की चीजों पर नजर डाली, इससे पहले कि उसके होंठों के कोनों पर एक हल्का सा चाप बन जाता, क्योंकि स्थानिक अंगूठी में वास्तव में 200 बैंगनी क्रिस्टल थे। यांग ये ने उसे दूर रख दिया और फिर उसने जूबू शेन को देखा, चलो चलें। शूबू शेन ने उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा जो बहुत दूर नहीं खड़ा था, और फिर उसने सिर हिलाया और आगे चलने लगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। काफी समय बीतने के बाद उसने अपने बगल में खड़े लोगों में से एक की ओर देखा, भगवान की आंशा को सूचित करो। उस व्यक्ति ने तुरंत सिर हिलाया और चला गया। इस बीच सुंदर महिला के बगल में भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। उसकी ताकत बुरी नहीं है, लेकिन उसका चरित्र बुरा है। वह बहादुर है, फिर भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, और जिस तरह से वह चीजों से निपटता है वह भयानक है। सबसे बड़ी युवा मिस, ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है।
यहाँ तक अगर आप उसे हमारे व्यापारी समूह में भर्ती करते हैं तो यह फायदेमंद होने की बजाय नुकसानदेह होगा। सुंदर महिला ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। क्या तुमने उसकी आंखों पर ध्यान दिया? बूढ़ा आदमी थोड़ा स्तब्ध था। वरिष्ठ युवा मिस, कृपया मुझे बताएं। उसने कहा, यह बहुत ठंडा था। उसकी आंखें बहुत ठंडी थीं। यह जीवन के प्रति उदासीनता थी। जाहिर है, उसने कई लोगों को मारा है और जीवन उसके लिए घास से अलग नहीं है। इसके अलावा उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। भले ही उसके दोस्त ने उसे उस अधेड़ उम्र के आदमी के समूह की पहचान के बारे में बताया हो, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस साथी को मार डाला। इससे पता चलता है कि उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है, या उसे उस शक्ति पर बहुत भरोसा है जो उसके पीछे खड़ी है। मैं पहले वाले के साथ हूँ। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, हमने जो जानकारी एकत्र की है उसके आधार पर उसने क्लाउड सिटी में कभी क्लाउड शटल का इस्तेमाल नहीं किया है। इससे साबित होता है कि वह वास्तव में पाइन प्रीफेक्चर से है। पाइन प्रीफेक्चर की सबसे शक्तिशाली शक्ति स्काई डिवाइन हॉल सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में कुछ भी नहीं है। इसलिए स्काई डिवाइन हॉल से उसका आत्मविश्वास आना असंभव है। इसके अलावा आप कहते हैं कि वह बहादुर है लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। क्या आप भूल गए हैं कि हमारे शटल पर क्या हुआ था? बूढ़ा आदमी अवाक रह गया। इस बीच यूकिंग अचानक बोल पड़ी, सबसे बड़ी युवा मिस, स्काई कैपिटल सिटी इस मामले को शांत नहीं होने देगी। क्या हमें आगे आकर मध्यस्थता करनी चाहिए? उसने अपना सिर हिलाया। चलो देखते हैं कि इसकी कीमत कितनी है। डॉट 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 यांगे के 3 लोगों का समूह जूबू शेन के नेतृत्व में दक्षिण की ओर बढ़ गया। जूबू शेन ने कहा, हमें कुछ परेशानी से निपटना पड़ सकता है। यांग ये ने पूछा, क्या तुम डरती हो? जूबू शेन ने अपना सिर हिलाया, मैं इतना कायर नहीं हूं। यांग ये ने पूछा, आपको क्या लगता है अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो वह क्या करता? जूबू शेन ने थोड़ी देर गहराई से सोचा और कहा, इसकी 2 संभावनाएं हैं। पहली यह कि उसने तुरंत हमला कर दिया होगा, और दूसरी यह कि उसने धैर्य रखा होगा और हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का मौका तलाश रहा होगा। यांग ये ने कहा, तो उनके साथ लड़ाई से बचना असंभव है ना? जूबू शेन ने बहुत देर तक गहराई से सोचा और फिर सिर हिलाया। यांग ये ने चलना बंद कर दिया और कहा, स्वाभाविक रूप से एक कारण है कि आपके पिता ने आपको मेरे साथ जाने के लिए कहा। आज मैं आपको अपना पहला सबक दूंगा। जब हम किसी से लड़ने से बच नहीं सकते तो सबसे पहले कार्य करना सबसे अच्छा है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वे करेंगे। उस समय आप निष्क्रिय स्थिति में होंगे। इसके अलावा आपके सामने एक दुश्मन भयानक नहीं है, यह आपके पीछे छिपे हुए दुश्मन हैं जो भयानक हैं। इसलिए यदि आपके पास ताकत है तो अपने दुश्मनों को तुरंत मार देना सबसे अच्छा है और उन्हें ऐसे दुश्मन बनने से रोकना है जो हर समय आपको मारने के तरीकों के बारे में सोचते हुए आपके पीछे छिपते हैं। जूबू शेन ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर मैं इस तरह से व्यवहार करूंगा तो मेरे मरने की संभावना बहुत अधिक है। तो फिर मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करो। यांग ये ने आगे कहा, यही एकमात्र तरीका है जिससे आप एक हद तक अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। जहां तक धैर्य रखने की बात है, मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग ऐसा करना पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन मैं नहीं करता। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक ऐसा करते हैं तो आप कायब बन जाएंगे। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो बस लड़ो। मैं इसी तरह जीता हूं। जुबू शेन ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, मैं अब से तुम्हारे साथ एक पागल आदमी बन जाऊंगा। बस याद रखना कि अगर मैं मर गया तो कृपया मुझे दफना देना। यांग ये अवाक रह गया। उन्हें एक विशाल टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म के सामने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जुबू शेन ने इसके किनारे पर एक नीले घेरे की ओर इशारा किया। यह टेलीपोर्टेशन संरचना है जो वाइट डी आयाम की ओर ले जाती है। चलो चलें। बोलते हुए उसने 15 बैंगनी क्रिस्टल निकाले और उन्हें प्लेटफॉर्म के नीचे खड़े एक बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़े आदमी को बैंगनी क्रिस्टल मिले और फिर उसने सिर हिलाकर कहा, ऊपर चलो। तीनों नीले घेरे में चले गए और फिर नीली रोशनी की एक किरण ने उन्हें तुरंत घेर लिया। हालांकि नीली रोशनी को गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। हम अब और नहीं जा सकते। जुबू शेन ने आगे कहा, टेलीपोर्टेशन संरचना बंद कर दी गई है। अचानक दूर से एक आवाज गूंजी, क्या तुम सब ऐसे ही चले जाकर मेरी स्काई कैपिटल सिटी के पहरेदारों को नीचा नहीं दिखा रहे हो? हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।